BHIC 131, ठीक है। भारत का इतिहास, प्राचीन भारत से लेकर के लगभग 300 ईसा पूर्व तक, ये वाली जो बुक है BAG फर्स्ट ईयर की जो रहेगी, ठीक है। इस बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, बुक का नाम क्या है, भारत का इतिहास प्राचीन काल से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक। इस वीडियो में कोशिश करेंगे पूरी बुक को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ भी इसमें से बच जाएगा तो इसका सेकंड पार्ट भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। कोशिश रहेगी एक ही क्लास में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को या उन्हीं टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखेंगे, फालतू कोई चीज़ को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा एक एक चैप्टर से यहाँ पर करेंगे। अगर आप बुक में देखेंगे, बुक में लगभग आपको कितने 17 यानी 17 चैप्टर दिए गए। अरे पूरा भारत का इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, और इंडियन हिस्ट्री जो शुरू हो रही है बिल्कुल स्टार्टिंग से फेज से इसमें रहेगी, ठीक है। लगभग 17 चैप्टर इसमें आप दिए गए, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और एक एक चैप्टर को देखेंगे सीरियल वाइज, ठीक है। जिस चैप्टर में से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं उस चैप्टर को हम लोग स्किप भी कर देंगे, क्योंकि अगर किसी चैप्टर में से, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बहुत रेयर केस में कभी आया तो आया, नहीं तो नहीं आता है, ठीक है। देखिएगा हमारा पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास से स्रोत का मतलब है कि जो भारत का इतिहास लेखन किया गया है, जो भारत के बारे में लिखा गया है, उसके स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, यानी भाई जो स्रोत हैं, ठीक है, जो रिसोर्स हैं, कहाँ कहाँ से रिसोर्स लिए गए। इतिहास लेखन की अगर हम स्रोतों की बात करें तो इतिहास लेखन के जो स्रोत हैं, 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। कौन कौन से, अगर हम स्रोत की बात करें तो 2 प्रकार का स्रोत होता है। एक तो होता साहित्यिक स्रोत, यानी जो लिटरेचर होता है जिसको हम साहित्य बोलते हैं, जैसे कविता है, कहानी है, ठीक है, पुराण है, महाभारत है, गीता है, रामायण है, बौद्ध जैन के साहित्य हैं, या संगम साहित्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, महाकाव्य है, पुराण है। वैदिक में भी देखोगे जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी अगर हम बात करेंगे तो साहित्यिक जो स्रोत हैं इतिहास लेखन में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो साहित्यिक स्रोत होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो 4 वेद हैं, 18 पुराण है, महाकाव्य है, संगम साहित्य या संगम साहित्य से जो हमें चीज़ें इतिहास में पता चली हैं, ये भी इतिहास लेखन के बारे में होता है। यात्रा वृत्तांत, जीवनी, कहानी, नाटक, बौद्ध जो साहित्य लिखा गया, लिटरेचर, यानी बौद्ध धर्म की जो कथाएं हैं, या जैन धर्म के बारे में जो, यहाँ से भी इतिहास लेखन किया गया है। यानी पहला क्या होता है, साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या होता है, हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है इतिहास लेखन में कि जो खुदाई हुई हैं, जो खोदा गया, जैसे आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तो यहाँ पर जो खुदाई हुई है, खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे सिक्के मिलते हैं खुदाई से, ठीक है, जैसे कह सकते शिलालेख मिलते हैं, स्मारक मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, या मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, या कोई अन्य प्रकार की वस्तु मिलती है, तो ये भी क्या है, इतिहास लेखन के स्रोतों में काउंट किया जाता है। यानी इतिहास लेखन का 2 मुख्यतः स्रोत होता है। पहला होता साहित्यिक, यानी जिसको हम बोलते हैं साहित्य में, जैसे मैंने बोला कि जैसे ब्राह्मण साहित्य भी कह सकते हो। अगर आप बात करेंगे तो जैसे गीता है, पुराण है, ठीक है, 4 वेद हैं, ये साहित्यिक स्रोत में आ गया, जिससे इतिहास लेखन में काफ़ी कुछ लिखा गया है, ठीक है। जैसे मैंने पुराण, संगम साहित्य सारा। और दूसरा जो पुरातात्विक स्रोत होता है, यानी जो खुदाई से, जैसे आप सबको पता कि जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई है, उसमें तो भाई सिक्के भी मिले हैं, या शिलालेख जो होता है, खुदाई से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, ये भी इतिहास लेखन में क्या करती हैं, मददगार होती हैं। तीसरा एक चीज़ होता है इतिहास लेखन में, विदेशी जो यात्री आते हैं। आप सबको पता कि हमारे देश में कई सारे विदेशी यात्री आए थे, जैसे हिनसांग है, फायान है, और भी कई सारे नूनीज हैं आया है, या अगर आप देखेंगे कई सारे मोरक्को को जो यात्री आया था। ये सारी जो विदेशी यात्री हैं, जो दूसरे देशों से लोग आए थे, जिन्होंने भारत की यात्राएं कर रखी हैं, भारत में जो लोग आए थे, उन्होंने जो किताबें लिख रखी हैं, उनसे भी इतिहास लेखन में क्या स्रोत लिए जाते हैं। तो 3 प्रकार के मुख्यतः स्रोत हैं। देखो एग्जाम जो होता है उसमें कई बार ना तीनों को नहीं पूछा जाता। कई बार पूछेंगे इतिहास लेखन का साहित्यिक स्रोत बताओ, या इतिहास लेखन का पुरातात्विक स्रोत बताओ। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, पहला चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो खास तौर से अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इतिहास, भारतीय इतिहास लेखन के साहित्यिक स्रोतों को बताओ, तो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से, हम इसी की बात करें। तो भैया पहला जो साहित्यिक स्रोत है हमारे वैदिक साहित्य हैं। वैदिक साहित्य में अगर आप देखोगे तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है,
सामवेद है, अथर्ववेद है। इन वेदों के बारे में जो जानकारियाँ मिली वो इतिहास लेखन में क्या। उसी प्रकार से कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। ब्राह्मणों ने पुराण है, पुराणों के जरिए कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों से भी कह सकते इतिहास लेखन में कई सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। अगर हम साहित्य की बात करें, फिर लिखो कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है। चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उससे भी इतिहास लेखन में किया गया है, जिसे मौर्यों के बारे में क्या होता है हमें वहाँ पर पता चलता है, ठीक है। महाकाव्य में देखोगे तो आप लिख सकते हो 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से हैं, एक तो हमारा है महाभारत और दूसरा है रामायण। महाभारत रामायण से भी इतिहास लेखन में कई सारी चीज़ें ली गई हैं। महाभारत और रामायण भी क्या है, इतिहास लेखन का एक प्रकार का साहित्यिक स्रोत है। अगला देखिएगा संगम साहित्य। आप सबको पता कि जो संगम वंश था, चोल, चेर, पांड्य, जिनके बारे में आगे हम लोग डीपली से डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी अगर आप देखो तो जब संगम साहित्य होता था वहाँ पर बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, जैसे कविताएं लिखी गई हैं, कहानियाँ लिखी गई, जीवनी लिखी गई हैं, या वहाँ पर खास तौर से कविताएं ज़्यादा लिखी गई। तो संगम साहित्य में जो लिखा गया है उससे भी इतिहास लेखन में काफ़ी मदद मिलती है। उस प्रकार से जीवनी वृत्तांत, कई सारे लोगों ने अपनी जीवनियाँ लिख रखी हैं इतिहास में, तो उनसे जीवनी वृत्तांतों से भी कई सारे इतिहास लेखन में मदद मिलती है। जो कविताएं हैं, अगर हम थोड़ी कविता कहानी की बात करूँ तो तुलसीदास के जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास की जो रचनाएं हैं, ठीक है। तुलसीदास को तो आप उसमें लिख सकते हैं, जो उन्होंने रामचरितमानस लिख रखा उसमें काउंट आ जाएगा। तुलसीदास भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कालिदास को लिखना, कालिदास के जो नाटक हैं, जैसे उन्होंने कई सारे नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, जिनके जरिए भी इतिहास लेखन में कह सकते हैं काफ़ी मदद मिली है। बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से भी इतिहास लेखन में काफ़ी कुछ लिखा गया है। जैसे जैन धर्म के बारे में, या जैन धर्म जिस समय था वो उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जैन धर्म है, उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जो बौद्ध ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि लगभग अगर आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो सारे चीज़ें बना रखी, ये सारी हमारी क्या बन जाएंगी, हेडिंग बन जाएंगी। और इन्हीं सारी हेडिंग को बना करके आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। 2-2, 3-3 लाइन में अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाता है, तो आसानी से जैसे पूछा क्वेश्चन साहित्यिक स्रोत यानी भारतीय इतिहास लेखन के साहित्यिक स्रोतों को बताओ, तो सारा जितना यहाँ पर लिखा इसको पॉइंट बना देना, और पॉइंट ब्लैक पेन से बना करके इन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में उनके बारे में। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से एक दूसरा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछते हैं कि पुरातात्विक स्रोत बताओ, भारतीय इतिहास लेखन के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से। तो भाई पुरातात्विक अगर स्रोतों की बात करूं, जैसे कहीं पर उत्खनन होता है, खुदाई होती है, तो वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं वो इतिहास लेखन का पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पर खुदाई हुई तो वहाँ पर क्या शिलालेख मिलते हैं, जैसे मान लो भाई खोदा गया तो कई सारे शिलालेख है। पुरातात्विक हम स्रोतों की बात कर रहे हैं, जो हमें, जैसे भवन है, शिलालेख में अगर आप देखोगे, जैसे अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए हैं उनके हम शिलालेखों की बात करते हैं, यानी ये इतिहास लेखन के पुरातात्विक स्रोत हैं। उसी प्रकार से जो हम पुरातात्विक स्रोतों में और भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्मारक हैं, ठीक है। कई सारे जो स्मारक इतिहास में बड़े राजाओं ने जो बनवा रखे स्मारक हैं, सिक्के, जो पुराने जो सिक्के मिलते हैं, मुद्राएं मिलती हैं, इससे भी इतिहास लेखन में काफ़ी मदद मिलती है। एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी कहीं की अगर कोई सिक्के हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अशोक के समय अगर कोई सिक्का चलता था, अगर हमें सिक्का कहीं अन्य जगह से मिलता है तो हमें पता चलता कि उनका शासन वहाँ तक फैला था। सिक्कों से और भी हमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है। अगर मान लीजिए किसी राज्य में सिक्का जो है धीरे धीरे उसकी जो धातु है, सिक्के में जो सोना की प्रेजेंस है, अगर वो कम होती है, जैसे मान लो सोना को हम मानते हैं, जैसे एग्जांपल बताऊं भाई, सोना माना जाता है सबसे अच्छा सोना 24 कैरेट का है। मान लीजिए एक समय राज्य में 24 कैरेट के सोने की मुद्राएं चलती थी, लेकिन धीरे धीरे अगर वह सोने की जो कैरेट है अगर उसको कम किया जा रहा, यानी धातु में अगर धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है या मिलावट हो रही है, इसका मतलब पता है क्या था कि धीरे धीरे जो राज्य की इनकम है वो क्या हो रही है, कम होती चली जा रही, राज्य पतन की ओर आगे बढ़े। अगर सिक्के कहीं से मिलते हमें पता चलता है उस राज्य की सीमा वहां तक फैली थी या उस राज्य के साथ व्यापार होता था। एग्जाम्पल थ्रू बताऊं, जैसे आप सबको बताओ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो मोसोपोटामिया के लोग जो व्यापार करते हैं, इसका एग्जाम्पल हमें मिला कि सिंधु घाटी के जो चीज़ें हैं हमें वह मोसोपोटामिया से प्राप्त हुई। इसलिए इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मोसोपोटामिया से क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो कहने का मतलब सिक्के जो हैं ये कई प्रकार की जानकारियाँ देते हैं,
ठीक है, ये भी इतिहास लेखन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जो शिलालेख हैं, शिला मतलब होता पत्थर, लेख मतलब लिखना, जो पत्थरों पर चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे मैंने बोला ना शिलालेख बहुत सारे अशोक ने लिखवा रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे अभिलेख लिखवा गए। तो ये जो शिलालेख हैं उनसे भी कह सकते हैं इतिहास लेखन में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से जो स्मारक हैं, ठीक है, स्मारकों में, स्मारक एक प्रकार से जैसे दीवाल है उस पर जो लिखवा, उसको हम मूलतः स्मारक मानते हैं। तो स्मारक में जो चीज़ें लिखवाई गई हैं, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी इतिहास लेखन में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों में ये भी होता, पुरातात्विक स्रोतों में आप कह सकते हैं जो उत्खनन से कोई चीज़ मिलती है, जैसे कहीं पर खुदाई की गई, वहाँ खुदाई से अगर मान लो कि वहाँ पर मूर्ति मिली, मृदभांड मिले या अन्य किसी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, ये भी इतिहास लेखन में काफ़ी मददगार होती हैं। उसी प्रकार से इतिहास लेखन में अगर आप देखोगे जो विदेशी यात्री हैं, भारत में कई प्रकार के विदेशी यात्री हैं, जैसे अगर आप देखोगे चीन के आए हैं, उसी प्रकार से यूरोप से भी काफ़ी लोग आए थे विदेशी यात्री, अंग्रेजी विदेशी यात्री रहे हैं, अगर आप देखेंगे अरब से भी काफ़ी विदेशी यात्री हैं। चीन से अगर आप देखोगे हेन सांग फायान, भाई हेन सांग फायान जिस समय आए थे उन्होंने यहाँ पर क्या जो जो चीज़ें लिखा है, अपनी जो उन्होंने किताबें लिख रखी, उससे भी भारत के बारे में हमें पता चलता है, वो भी इतिहास लेखन का एक प्रकार का स्रोत है, ठीक है। उसी प्रकार से हेन सांग फायान का मैंने बात किया, कई सारे लोग अरब से आए थे, ठीक है, जो यात्री अरब से आए थे जिन्होंने भारत का भ्रमण किया है और उन्होंने इतिहास के बारे में जो लिखा, उस समय भारत कैसा था, यहाँ पर व्यापार कैसे होता था, यहाँ पर ट्रेड कैसा होता था, यहाँ पर चीज़ें कैसी चलती थी, तो उससे हमें क्या जानकारी मिलती उनकी बुकों में से, किताबों में से। कई सारे ब्रिटिश लोग भी आए हैं, अंग्रेज भी आए हैं, जैसे टर्बिनियर हैं, निकोलस मनुची हैं, ठीक है, या पीटर मंडी हैं, ये सारे लोग अगर आप देखोगे मौर्य काल में आए हैं। कई सारे विदेशी यात्री मुगल काल में आए हैं। तो मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में देखोगे, उसी प्रकार से हर्षवर्धन काल में काफ़ी विदेशी यात्री आए थे। अगर आप आगे चल करके देखोगे, जब देखोगे विजयनगर साम्राज्य चलता था, वहाँ पर भी काफ़ी लोग बाहर से आए थे, नूनीज है, फरनाव है, इस टाइप के काफ़ी लोग आए थे जो विजयनगर के बारे में लिखते हैं। और जानकारियाँ भी कई सारे राज्यों के बारे में हमें जो जानकारियाँ डीप मिलती हैं वो तो विदेशी देते हैं, तब हमें पता चलता है, ठीक है। अगर मैं इतिहास के बारे में बताऊँ तो आप सबको देखा होगा कि जो उत्तराधिकार का युद्ध है, ठीक है, जो अगर आप देखोगे जो उत्तराधिकार का युद्ध है, औरंगजेब और उसका जो भाई है दारा सिकों के बीच में जो लड़ा गया है, उत्तराधिकार की लड़ाई के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। जितने विदेशी यात्री थे, खास तौर से यहाँ पर पीटर मंडी की बात करें, निकोलस मनुची की बात करें, टर्बिनियर की बात करें, ये जितने लोग आए थे यहाँ पर, जो विदेशी यात्री आते थे, मुगल दरबार में आते थे, उन लोगों ने किताबें लिख रखी हैं कि यहाँ की चीज़ें कैसे चलती थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, जैसे सती प्रथा होती थी, यहाँ पर व्यापार कैसे होता था, ट्रेड कैसे होता था। बाहर से लोग आते थे भाई, भारत घूमने के लिए आते थे, और जब भारत घूमने के लिए आते थे वहाँ पर देखते थे यहाँ के लोग कैसे हैं, इनका रहन सहन कैसे है, इनका खान पान कैसा है, यहाँ की खेती कैसी होती थी, व्यापार कैसे होता था, इन चीज़ों के बारे में कहाँ से बहुत सारा तो भाई विदेशी आदमी आया था, ठीक है। वो विदेशी लोग आए थे और यहाँ पर देखा उन्होंने कि अरे भारत के लोग तो ऐसे, अरे कई विदेशी लोग तो, मैं इतिहासकार ऐसे लिखते हैं, एक विदेशी यात्री है भारत में आया था, ठीक है, वो आकर के यहाँ पर जो महिलाओं को, आप सबको पता है हमारे देश में सती प्रथा भी बहुत चलती थी, तो एक महिला की चिता जल रही थी, उसको सती करवाया गया था, वो देख करके बेचारा बेहोश हो गया था। वो अपनी किताब में लिखता है कि भारत में इस प्रकार की प्रथाएं चलती हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारियाँ हैं कहाँ से मिल रही, जो यात्री आए हैं, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया है, बहुत सारे विदेशी यात्री बताते हैं कि भारत में गांव से शहरों की ओर बड़ी संख्या में क्या बैलों पर लाद करके गेहूं चावल इनको ले जाकर के शहरों में बेचा जा सकता था, यानी गांव से शहरों की ओर व्यापार होता था। इस प्रकार की जानकारी हमें कहां से पता चलती है, जो विदेशी लोग आए उन्होंने अपनी किताबों में लिख रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बौद्ध काल में, और बौद्ध धर्म जब था और जब जैन धर्म था, अगर मैं बात करूं गुप्त काल के बारे में और मौर्य काल के बारे में सबसे ज़्यादा हमें जानकारी कौन देता है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैगस्थनीज हैं, ठीक है, या अगर इन लोगों की बात करें जो ज़्यादातर लोग चीन से आए थे, ठीक है, इन लोगों हेन सांग है, फायान है, इनसे जानकारी हमें मिलती है, जो ये विदेशी लोग आए थे, जिन लोगों ने भारत की यात्राएं कर रखी है। तो यहाँ से यानी जो विदेशी यात्री हैं, इन्होंने जो अपनी अगर कोई विदेशी आदमी आया है भारत में ना, तो उसने अपनी किताब लिख रखी है, जीवनी रखे, उससे पता चलता कि भारत के बारे में पता चलता। तो इतिहास लेखन के खास तौर से 3 स्रोत हैं। एक तो है साहित्यिक स्रोत, जो भारत में लिटरेचर लिखा गया है, साहित्य लिखा गया है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत,
जो सिक्के हैं, भवन है, जो स्तंभ बनाए गए हैं, यहाँ से पता चलता है। तीसरा है जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं, वहाँ से पता चलता है कि भारत के इतिहास के बारे में वहाँ से भी चीज़ें को कलेक्ट किया गया। ये भी हमारा क्या है, विदेशी यात्री जो रहे, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत उन्होंने जो बताया है, वहाँ से भी इतिहास लेखन में काफ़ी कुछ जो स्रोत हैं, जो चीज़ें वहाँ से भी कलेक्ट की गई हैं। और इसी प्रकार से भारत के इतिहास लेखन में कह सकते हैं कि हमने साहित्यों से भी चीज़ें उठाई हैं, उसी प्रकार से जो पुरातात्विक चीज़ें थी उसको भी हमने कलेक्ट किया है इतिहास लेखन में। साथ ही साथ जितने विदेशी यात्री थे वो लोग क्या बातें बताते हैं, क्या कहते हैं, इन सभी को कलेक्ट करके भारत का पूरे इतिहास को लिखा गया है। ठीक है, तो पहले चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है और जो इसमें आता है वही मैंने आपको बताया। आपको अच्छे से हेडिंग बनानी है और उसी हेडिंग को अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर देना है और आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या मान लीजिए 10 नंबर का आ सकता है, इसमें से 10 या 20 का जरूर आ सकता है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर सेकंड है। चैप्टर नंबर सेकंड में जो दूसरा चैप्टर है क्या है, एक स्रोत के रूप में पुरातात्विक विज्ञान या पुरातात्विक स्थल, यानी इतिहास लेखन में जो पुरातात्विक स्थल हैं, कौन कौन से बहुत प्रकार के जो स्थल हैं ना, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। यानी जो हमारे पुरातात्विक स्थल हैं वो भी क्या है, इतिहास लेखन में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अभी हमें कौन कौन से स्थल हम उनकी बात भी करेंगे, जैसे धौलावीरा है, कालीबंगा है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, पुरातात्विक स्थल हैं भाई। अरे भाई, जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये भी क्या है, पुरातात्विक स्थल हैं। यहाँ से भी इतिहास लेखन का क्या है, एक प्रकार से स्रोत हैं। ये भी इतिहास लेखन में क्या हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जो पुरातात्विक स्थल हैं। ठीक है, ख़ास तौर से अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें हम पुरातात्विक स्थल की बात करेंगे, क्योंकि देखो इतिहास लेखन में जो पुरातात्विक विज्ञान है, पुरातात्विक विज्ञान का मतलब समझते हो, आदमी की जो आकार थी, इसकी बनावट कैसे थी, लोगों में बनावट में कैसे परिवर्तन आया था, ये भी एक स्रोत के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो पुरातात्विक स्थल हैं, ये भी इतिहास लेखन में क्या है, इनको भी ऐड किया जाता है। जैसे अगर मैंने बोला ना, हड़प्पा सिंधु घाटी की जब खुदाई हुई, जो वहाँ पर जैसे हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, धौलावीरा है, कालीबंगा है, इस प्रकार के जो स्थल हैं जो मिले हैं, जो जगहें मिली हैं, ये भी इतिहास लेखन के क्या है, एक स्रोत के रूप में भी इनका भी क्या किया गया है, यूज किया है। इनका भी इनके साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया गया है। ठीक है, खासतौर से अब हम इनको देखते हैं। सेकंड, जैसे पुरातात्विक स्थल जो उनकी बनावट को लेकर के बात करते हैं। ठीक है, मानव निर्मित जो इफेक्ट है, इसको लेकर के जैसे इन्होंने बात कर रखी कि पुरातात्विक जो स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल का मतलब होता है कि जैसे कोई जगह खुदाई में मिली है। उदाहरण के तौर से जैसे मोहनजोदड़ो है, वहाँ से जैसे शहरों जैसे छोटी सी, जहाँ शिकारी संग्रहकर्ता अपने पत्थर के औजार आदि बनाने की सीमा तक बहुत विस्तृत है। इसलिए पुरातात्विक स्थलों की जांच पुरातात्विक का प्राथमिक कार्य है। जो पुरातात्विक स्थल होते हैं ना, इसका एक पुरातात्विक विभाग होता है, वो उसकी जांच करता है पुरातात्विक स्थल की। ठीक है, और फिर उसको इतिहास में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। पुरातात्विक स्थल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सांस्कृतिक होता है और एक प्राकृतिक होता है। पुरातात्विक स्थल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से जो स्थल मिलते हैं, एक तो सांस्कृतिक है, दूसरा प्राकृतिक है। ठीक है, 2 प्रकार से इनको समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे पुरातात्विक जो चीज़ें मिलती हैं उनको कौन कौन सी विधियाँ, जैसे पुरातात्विक अन्वेक्षण या सर्वे, या पुरातात्विक जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे हम कहीं पर अन्वेक्षण कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं, तब कोई पुरातात्विक चीज़ें मिल सकती, या पुरातात्विक जो खुदाइयाँ की जाती है, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई है, या पुरातात्विक कौन कौन सी विधियाँ जिसके जरिए पुरातात्विक चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, पुरातात्विक अन्वेक्षण का मतलब होता है पुरातात्विक अन्वेक्षण में स्थलों के सतह पर पाए जाने वाले अवशेषों के आधार पर पुरातात्विक स्थल की जांच के। जैसे मान लो हम कहीं पर लोग गए हैं, जांच करेंगे, अगर वहाँ पर कोई अवशेष मिलता है, फिर वहाँ पर क्या उसकी पुरातात्विक अन्वेक्षण किया जाता है, फिर वहाँ पर खुदाई की जाती है। अरे पहले भैया तुम कहीं जाओगे, देखोगे वहाँ पर कोई चीज़ मिली है, तो तुमको लगा कि यहाँ पर अगर हम लोग खुदाई करेंगे यहाँ पर कुछ मिल सकता है, इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है, या कोई यहाँ पर नगर भवन कभी पहले रहा होगा तो उसके बारे में पता चल सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से पुरातात्विक उत्खनन होता है। पुरातात्विक उत्खनन का मतलब समझते हो, जब किसी पुरातात्विक स्थल के लिए खुदाई की जाती है। ये भी इतिहास में जब ये चीज़ें मिलती हैं, उसके भी इतिहास लेखन में क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट या रोल अदा करते हैं। ठीक है, खास तौर से जो पुरातात्विक स्थल मिलते हैं, सबसे पहले इसका पता क्या, इसका काल निर्धारण किया जाता है। जैसे कार्बन 14 जो है,
ठीक है, जिसके जरिए हम क्या पता लगाते हैं, जैसे अगर कोई चीज़ मिलती है, कोई वस्तु, जैसे मान लो खुदाई हो रही है, ठीक है भाई, खोदा तो गया है, खोदे में मान लो मूर्ति निकल आई, तो माई जो मूर्ति निकली है वो कितनी पुरानी है, सबसे पहले इसका वो अगर देखो, अगर जैसे पुरातात्विक खुदाई हो रही, खुदाई में अगर कोई मूर्ति मिली है, कोई कपड़ा मिला है, कोई धातु मिली है, तो सबसे पहले हम एक विधि आती, पूरी वैज्ञानिक विधि है, उसको बोलते हैं कार्बन 14 बोला जाता है, जिसके जरिए हम एक साइंटिफिक चीज़ है जिससे पता चलता है कि जो मूर्ति है कितनी पुरानी है। अगर वो धातु मूर्ति पता है कितनी पुरानी है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो सभ्यता रही होगी या जिस समय के बारे में वो मूर्ति मिली है वो उतनी पुरानी रही होगी। यानी जो चीज़ हमें मिलती है उसी से हम पता लगा देते हैं कि वो कितनी पुरानी रही होगी। एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मान लीजिए भाई मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हो रही थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जब खुदाई हुई तो वहाँ पर मान लो कोई वस्तु मिल गई, तो वस्तु को उसको कार्बन सी से पहले पता किया, कार्बन 14 जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो कार्बन 14 से पता किया कि वो कितनी पुरानी है। इससे अंदाज़ा लगा लिया लोगों ने कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी इतना पुराना रहा होगा। इस प्रकार से क्या कर देते हैं कि अगर कोई वस्तु मिलती है तो उसको एक प्रकार से क्या, सबसे पहले उसका तिथि निर्धारित तक की एक तकनीकी होती है, ठीक है, डिसाइड किया जाता है ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने कार्बन 14 इसको बोलते हैं डेटिंग विधि है, पूरी साइंटिफिक विधि चलती है, ठीक है। उसके है उत्पादन तकनीकी और प्रक्रिया, जैसे हमें वहाँ पर अन्वेक्षण में अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसमें उत्पादन कैसे होता था या उत्पादन की प्रक्रिया कैसे होती थी, इन चीज़ों का भी जानकारी ली जाती है, ठीक है। कार्बन सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काल निर्धारण, देखो खुदाई में अगर कोई भी चीज़ मिलती है तो सबसे पहले यही पता लगा जाता है वो कितनी पुरानी है। जब वो पता चलेगा वो कितनी पुरानी है तो सभ्यता भी उतनी ही पुरानी रही होगी, ऐसे अनुमान लगाते हैं इतिहासकार, ठीक है। व्यापार और विनिमय, खुदाई में अगर कोई वस्तु मिलती है उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर इन चीज़ों का क्या व्यापार होता था, विनिमय होता था। अगर वहाँ पर भाई अगर कोई अनाज मिल गया तो भाई ये लोग इस प्रकार का अनाज खाते थे या इस प्रकार के अनाज को करते थे, इस प्रकार से, ठीक है। या पुरातात्विक में अगर कुछ भी मिलता है तो उसी प्रकार से ये भी क्या है, एक प्रकार से इतिहास लेखन में जो पुरातात्विक स्थल होते हैं मिलते हैं, ये भी इतिहास लेखन के एक स्रोत के रूप में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। जो अगला है बात करेंगे जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन से। सबसे पहला जो भारतीय पुरातात्विक स्थल, नाम याद रखना, भीमबेटका। भीमबेटका क्या है, मध्य प्रदेश में है, भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर पर है, रायसेन जिले में है। इसकी खोज 1957 में BS ने की थी। यह विंध्या पहाड़ियों को बलुआ पत्थर की रचनाओं के 700 अधिक गुफाओं और शैल गुफाओं का एक परिसर है, भीमबेटका, ठीक है। यह मध्य पाषाण काल में कुछ मानवीय उपस्थित और गतिविधियों का ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। और भीमबेटका से हमें क्या पता चला है, यहाँ पर चित्रकारी प्राकृतिक है, अलंकारित है, अमूर्त कला मिली है। जैसे यहाँ पर भीमबेटका में शिकार, मछली पकड़ना, शहद संग्रह, नाच या कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कबीली धर्मों में पाए जाते हैं। भीमबेटका से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की जानकारी पता, या भीमबेटका के लोग क्या करते, भैया शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, ये शहद जो होती है उसको संग्रह करते थे। इनका नृत्य और डांस के बारे में जानकारी पता चली है, ये कबीले धर्म में रहते थे, कबीले टाइप में। उसके बाद दूसरा जो स्थल है अगर आप देखें पूरा वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे आरंभिक गांव बस्तियों में से मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। कच्छ मैदान के उत्तरी भाग में बोलन घाटी में स्थित मेहरगढ़ की खुदाई से 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बिखरी हुई 7 व्यावसायिक स्तर पर पता चला है। काल वन में नवपाषाण काल के बाद इसका ताम्रपाषाण काल है। मेहरगढ़ में प्रारंभिक में नवपाषाण काल की 8वीं शताब्दी BC में रखा गया। यानी मेहरगढ़ भी क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ से भी हमें क्या कई प्रकार की चीज़ें मिली हैं। जैसे ब्लेड मिली है, कुल्हाड़ी मिला है, यहाँ लोग पालिश किया करते थे अगर आप देखेंगे, ठीक है। हड्डी मिली है, ये पत्थर घिसते थे, हड्डी की जैसे उपकरण मिले हैं, सुई मिली है, सुतरी मिली है। इस प्रकार से मेहरगढ़ से सारी चीज़ें मिली हैं भाई, पुरातात्विक स्थल है मेहरगढ़ भी। ये मेहरगढ़ का फोटो भी इन्होंने बना था। अगला जो है स्थल हमारा हड़प्पा। हड़प्पा तो सब जानते हैं, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह हड़प्पा भारतीय सभ्यता का पहला स्थल माना जाता है जिसकी खुदाई 1920 में हुई थी और इसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम ही पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के पुरातात्विक स्थल का आकार लगभग 150 हेक्टेयर है। यह रावी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन यह नदी 10 किलोमीटर दूरी पर बहती। हड़प्पा से जो रावी है थोड़ी दूर बहती, बिल्कुल पास में नहीं। हड़प्पा से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर घर, नाली, स्नानागार आदि का पता चला है। हड़प्पा में गढ़ टीले के दक्षिण में 2 कब्रिस्तान हैं, कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R
37। यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर सीप, तांबा, गोदाम की वस्तुएं बनाई जाती थी। खास तौर से अगर हड़प्पा की बात करो तो यहाँ पर घर, नाली, स्नानागार आदि चीज़ों का पता चला। ये भी एक क्या है, पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा के बाद है अगला जो है मोहनजोदड़ो, ठीक है, यह मृतकों का टीला इसको बोला गया है। हड़प्पा का सबसे पहला बड़ा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसका आकार लगभग अगर देखेंगे 200 हेक्टेयर में है। उच्च और निम्न शहर के 2 टीले हैं। उच्च क्षेत्र जो है 400 गुना 200 मीटर है, ठीक है। अगर देखेंगे तो अगर खास तौर से अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में अगर आप देखेंगे तो मनके का काम, मनके बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, सीप वर्क की पहचान की गई। घरों में स्नानागार यहाँ पर होता था। मोहनजोदड़ो में 700 से अधिक कुएं रहे होंगे जो शहर की अनुमानित आबादी के लिए प्रयुक्त होते थे। यहाँ के कुएं भाई 700 से ज़्यादा कुआं मिला। यहाँ पर मिट्टी के लोग बर्तन बनाते थे, मनके का काम करते थे, तांबे का काम करते थे, या पत्थर की यहाँ पर मूर्ति बनाई जाती थी, ठीक है। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। स्नानागार यहीं से मिला। अगला हमारा जो पुरातात्विक स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में खादिर बेटका नामक पर स्थित एक द्वीप है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा परिपक्व हड़प्पा स्थल में से एक रहा है, भीमबेटका, ठीक है। अन्य हड़प्पा स्थलों के विपरीत पक्की ईंटों की बजाय धौलावीरा में बलुआ पत्थर से निर्मित है। यानी यहाँ पर पक्की ईंटें नहीं है धौलावीरा में। धौलावीरा में क्या भैया, बलुआ पत्थर यूज किया गया है धौलावीरा में। धौलावीरा की बस्तियाँ अन्य बस्तियों से बिल्कुल अलग हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। धौलावीरा अन्य से अलग है। बड़े बांध, आयताकार जलाशय यहाँ पर हमें मिले हैं। जलाशय उच्च शहर, मध्य शहर और निचले शहर के आसपास, यानी पानी का यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिली हैं। यहाँ के जो नगर थे किलेबंदी दीवारों द्वारा किए गई है और प्रत्येक कोने पर आयताकार गढ़ हमें मिले हैं, यानी दो धौलावीरा। धौलावीरा के बाद अगला जो पुरातात्विक क्षेत्र स्थल है वो हमारा तक्षशिला है। तक्षशिला सिंधु नदी के पूर्व पाकिस्तान में रावलपिंडी में हमें पड़ता है, ठीक है। तक्षशिला कहाँ है? रावलपिंडी में, ठीक है। जिसका महत्व बौद्ध और जैन और ब्राह्मणवादी ग्रंथों में हमें दिखाई पड़ता है। पुरातात्विक दृष्टि से अगर मैं तक्षशिला की बात करूं तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक या उत्खनित प्राचीन शहर है। तक्षशिला में 3 टीले हैं, भीर है, सिरकप है या सिरसुख है, ठीक है। अगर देखो पूर्व ग्रीक, इंडो ग्रीक शक या काल में ये रहा है जो तक्षशिला है। तक्षशिला में आप भाई जो पहला स्कूल कॉलेज खुला था तक्षशिला, तो क्या है? तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। पाकिस्तान में एक बड़ा शहर है रावलपिंडी, वहाँ पर भाई तक्षशिला है, ठीक है। अगला हमारा जो पुरातात्विक स्थल है अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। यह धन कटाका के रूप में जाना जाता है जो 7 वाहनों की राजधानी थी। अमरावती क्या है? एक पुरातात्विक जो 7 वाहन थे ना, उनकी राजधानी रही है अमरावती। यह 3री शताब्दी BC से 3री शताब्दी EC तक फला फूला है। यह एक गढ़ था जो विशालकाय मिट्टी और किलेबंदी से घिरा हुआ। अमरावती एक बौद्ध प्रतिष्ठान है और यहाँ पर स्तूप आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा है। अमरावती भी अगर देखोगे एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी खुदाई की गई है, जिससे कई सारी चीज़ें मिले। अगला है सांची, मध्य प्रदेश। सांची का जो स्तूप है, ठीक है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह सबसे बड़ा बौद्ध मठ परिसर है। यह बुद्ध के जीवन की किसी घटना से जुड़ा नहीं है, लेकिन 3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक के समय प्रमुख रहा है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्तूप का निर्माण किया और यहाँ पर एक अशोक स्तंभ भी है। यानी सांची का स्तूप भी कह सकते हैं एक पुरातात्विक स्थल के रूप में गिना गया है, ठीक है। जितने मैं चीज़ों को बता रहा हूँ इनका नाम जरूर याद रखना और जो चीज़ें इनको थोड़ा सा और रीड कर लेना और अच्छे से लिख करके आना अगर पुरातात्विक स्थल पूछे जाते हैं। देखो भाई पुरातात्विक जो स्थल होते हैं ये भी इतिहास लेखन में इनका भी क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी हमारे पुरातात्विक स्थल हैं ये भी इतिहास लेखन में क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 4। क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें चैप्टर नंबर अगर आप 4 में देखेंगे ना 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट है और 4.3 पुरापाषाण युग और मध्य पाषाण युग, इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि पूरा पाषाण को बताओ या मध्य पाषाण को बताओ, ठीक है। यहाँ के जीवन यापन कैसे करते थे, यहाँ की संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी, तो पूरा पाषाण से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मोस्टली आपको यही लिखना पड़ेगा, खास तौर से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे इनकी 9 पाषाण की भी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर संस्कृति कैसे रही, तो खास तौर से यहाँ पर देखोगे तो पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और 9 पाषाण युग का चरण क्या रहा इसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली अगर बता दूं भाई पूरा पाषाण जो है बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड है।
यहाँ के लोगों को, अगर मैं पूरा पाषाण की बात करूँ तो यहाँ के लोग जो थे, यहाँ पर कोई लिखा नहीं जाता था, यहाँ पर लिखाई पढ़ाई नहीं होती थी। यहाँ के लोग तो इनको ढंग से शिकार भी करना नहीं आता था। कोई जानवर अगर मरा मिल जाता था उसी को खा लेते थे। धीरे धीरे परिवर्तन, यानी इस बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है। अगर आप देखेंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है। यहाँ लोग अगर देखोगे तो घर भी नहीं बनाते थे। पूरा पाषाण काल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं बताता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। देखिए पूरा पाषाण काल में अगर देखोगे तो कैसा होता है, यहाँ पर लोग देखोगे तो इनको शिकार भी करना नहीं आता था। पूरा पाषाण के बारे में हमें कोई लिखित जानकारी भी नहीं मिली है, लिखित साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। पूरा पाषाण काल के जो लोग होते थे ना, वो घर भी नहीं बनाते, जो प्राकृतिक आवास होता था, जो कहीं पर अगर कुछ मिल गया गुफाओं में रह लेते थे। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार बिल्कुल भी नहीं हुआ था। यहाँ पर जो औजार होते थे नॉर्मल बिल्कुल सामान्य होते थे, जैसे इनको कोई पत्थर मिल गया, इनको कोई लकड़ी मिल गई, उसी का यूज करते थे। यानी यहाँ पर बिल्कुल ही सामान्य जीवन जिया जाता था। शिकार भी करना इनको नहीं आता था। अगर कोई और जो जंगलों में कंदमूल फल होते थे उनको ही खा लेते थे वो लोग, ठीक है, उनको ही खा करके इनका गुजर बसर चलता था पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण का मतलब यानी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सभ्यता या संस्कृति औजारों में कोई हमें परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। अगर पत्थर मिल गया है, जैसा जिस स्थिति में मिला है वही इसको औजार। यहाँ पर देखो जानवरों का शिकार कम किया जाता था खास, लेकिन जैसे जैसे पूरा पाषाण काल में ही देखो धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जाता है। शुरुआत होती, लेकिन स्टार्टिंग में इन लोगों को तो शिकार भी करना नहीं आता। यहाँ पर कोई लिखित दस्तावेज भी हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में डीपली से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एक एक को मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बात की पूरा पाषाण काल, ध्यान से, पूरा पाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन युग कहा जाता। अभिनूतन युग 20 लाख वर्ष पूर्व है। अभिनूतन यानी बिल्कुल नया जो था भाई, शुरू में हिम युग के अंतिम चरणों का है। इस युग में धरती बर्फ से ढकी थी। पूरा पहले माना जाता कि पहले पूरी धरती ना बर्फ से ढकी थी, बर्फ था, फिर धीरे धीरे बर्फ पिघली और फिर धरती दिखी भाई मेरे, ऐसा माना। पूरा पाषाण युग के पत्थर के औजारों का वर्गीकरण के सामने भारत में पुरातात्विक के बीच जो पूरा पाषाण काल की बात करूँ, पूरा पाषाण काल में जो औजार थे ना, इसको लेकर के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान कहते थे यहाँ पर धारदार ब्लेड लक्षण वाले उच्च पाषाण काल के, कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर धारदार ब्लेड होता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता था। कुछ विद्वानों उच्च पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण संस्कृति से जोड़ते हैं, जो अब उच्च पूरा पाषाण काल में भारतीय संदर्भ में भी होता है। यानी पूरा पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर बता रखा है, फोटो भी बना रखी। पूरा पाषाण काल के औजार क्या थे? देखो, पर्यावरण और जलवायु में हुए परिवर्तन से मनुष्य द्वारा बनाए गए पत्थर के औजारों की प्रकृति के आधार पर पूरा पाषाण संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल में अगर देखोगे तो कौन कौन सा औजार होता था? हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षणी, काटने का औजार होता था। मध्य पूरा पाषाण काल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे मध्य पूरा पाषाण काल में उद्योग कटने के औजार पर आधारित था। उच्च पूरा पाषाण में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर खुरचनी मतलब समझते हो? अरे जैसे कढ़ाई में लोग खुरचते नहीं है, जैसे सब्जी बनाते हैं खुरचते हैं, उसी को बोलते खुरचनी। अरे खुरचनी करते क्या था? जैसे किसी जानवर को मार लिया ना तो भैया जानवर की खाल जो है, खाल में से मांस को भी खुरचना पड़ेगा, वही है खुरचनी। जैसे कढ़ाई में लोग खुरचते हैं वही खुरचनी होता नहीं, हो क्या बोलते हैं, चमचा जो होता है उससे खुरचते हैं। जैसे कोई चीज़ जाम हो जाती है, काली पड़ जाती है ना, वैसे जैसे खुरचनी होती थी। तक्षणी का मतलब कोई एक जैसे अगर कोई नुकीली चीज़ होती थी, इस प्रकार का। तो किस प्रकार के पूरा पाषाण में कैसे औजार हैं भाई? कुल्हाड़ी है, तक्षणी है और खुरचनी, इस प्रकार के होते थे, औजार होते थे। इस काल में हम कुछ औजारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे हाथ की कुल्हाड़ी होती थी, इसमें एक मूठा चौड़ा, हाथ की कुल्हाड़ी देखी होगी, जैसे लकड़ी का मूठा उसमें लगा होता था, इसका हिस्सा पतला होता था, इसका उपयोग काटने और खोदने के लिए हाथ की कुल्हाड़ी होती, जिसका काम क्या करते थे? इससे काटते थे या इसको खोदने के लिए होता था। चीरने के औजार होते थे, चीरना दुधारी होता था, चीरने जैसे ब्लेड नहीं होती थी, यारे जैसे घर में चाकू है
उसीलिए चीरने का औजार होता था। इसका उपयोग पेड़ों की खाल को काटने के लिए चीरने, जो पेड़ होते थे उनकी जो खाल है उसको काटते थे, जैसे पेड़ के पत्ते उत्ते पहन लेते थे, पेड़ों की खाल जो होती थी इसका यूज करते थे, इसलिए चीरने का औजार था। काटने के औजार भी एक होता था, यह एक बड़ा औजार था जिसमें एक तरफ धारदार होता था, इसका उपयोग काटने के लिए जैसे मूलतः जैसे आप लोगों ने जैसे छेनी देखी होगी ना, घरों में जो छेनी होती नहीं, जो आते हैं लोग, जैसे वायरिंग करने वाला आता है ना घरों में, वो छेनी लेकर के हथौड़े से मारता है, तो उसी प्रकार का काटने का औजार होता था। ये एक तरफ क्या होता था, बिल्कुल पत्थर होता था, और उस पर क्या करते थे, ये उस पर धार यानी किसी चीज़ से मारा। काटने का औजार यह भी एक चौपर के समान बड़ा होता था, ये दोधारी होता था। काटने के लिए जैसे क्या काटेंगे, अरे भाई जानवर की खाल काटेंगे, जानवर का मांस निकालेंगे, पेड़ ओट काटने के लिए होता था, ठीक है। परत एक ये होता था, एक प्रकार का यह भी औजार था, इसे पत्थर तोड़ने के लिए यूज किया जाता था, जैसे पत्थर वत्थर उसको तोड़ने के लिए। खुरचनी एक पतला ब्लेड होता था जिसका किनारा धारदार होता था, अरे जैसे चाकू होता है ऐसे ब्लेड होती ना, जिससे सेविंग करते वो भी एक प्रकार का ब्लेड उसी हम बोलते हैं, उसी तो खुरचनी भी उसी टाइप से है अगर मानेंगे। तक्षणी अगर देखोगे आप पत्थर या ब्लेड के समान होता था, इसका किनारा दोनों तलों के मिलकर बनता था, ठीक है। ये भी एक प्रकार के औजार होते थे, ठीक है। पुरापाषाण की बस्तियां कैसे हैं, तो अब हम शिकारी संग्रहकर्ता में बात करते हैं इनको। देखो पुरापाषाण की अगर बस्ती की बात करूंगा तो कश्मीर सिंधु घाटी में दक्षिणी में पीर जंजाल पहाड़ियों और उत्तरी पूर्वी हिमालय से घिरी है। कश्मीर में देखोगे तो किनारा पहलगांव में एक हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, किंतु पुरापाषाण युग के औजार कश्मीर से ज़्यादा नहीं मिलते, क्योंकि हिम युग में कश्मीर अत्यधिक ठंडा था, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रकार से बर्फ जमी हुई थी। अगर लूनी नदी, राजस्थान के आसपास कई पुरापाषाण युग की बस्तियां हैं। लूनी नदी का उद्गम अरावली का क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़, कोटा, चंबल नदी या बरोच नदी पुरापाषाण के औजार पाए गए। मेवाड़ में या इन प्रकार से यहाँ पर अगर देखो खुरचनी नुकीले औजार भी पाए जाते थे। गुजरात में अगर जैसे साबरमती है या सहायक नदियों के आसपास पुरापाषाण के अनेक औजार पाए गए हैं। साबरमती में अरावली से निकल करके खंभात की खाड़ी में जा गिरती है, ठीक है। जैसे नर्मदा की बात करें तो नर्मदा के पर्वत श्रृंखला से निकल करके खंभात की खाड़ी में जाकर के नदी मिलती है। नर्मदा के जो समतल पहाड़ हैं वहाँ पर पुरातात्विक जो औजार हैं इनका मिला है, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, चीरने का औजार मिला है, या विंध्याचल में भीमबेटका जो है भोपाल के निकट है, यहाँ पर संस्कृति के औजार भी मिले हैं, ठीक है। अगला जो देखोगे यहाँ पर जैसे चित्र बना है, जैसे ताप्ती है, गोदावरी है, भीमबेटका, कृष्णा नदी है, इन नदियों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, काटने का औजार, पत्थर, पुरापाषाण के औजार हमें कह सकते हो कि यहाँ सिंह भूमि बिहार से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये जीवन यापन के तरीके क्या हैं, यानी जो पुरापाषाण काल है यहाँ के लोग जो थे अपना जीवन कैसे जीते थे, लाइफस्टाइल जीवन कैसा है। पुरापाषाण युग की बस्तियों में अगर देखोगे तो भारतीय या विदेशी मूल के जानवरों का अस्तित्व काफ़ी था। यहाँ पर जैसे नरवानर, जिराफ, कस्तूरी मृग, बकरी, भैंस, गाय, सुअर स्वदेशी मूल के पशु प्रतीत होते हैं। ऊंट और घोड़े उत्तरी अमेरिका से संबंधित था। दरियाई घोड़ा, हाथी मध्य अफ्रीका से भारत में आता था। भाई इस प्रकार के जानवर देखोगे पाए जाते हैं, ठीक है। खास तौर से ये मूलतः जानवर काफ़ी पालते थे, ठीक है। पुरापाषाण के मनुष्य भोजन के लिए किन स्रोतों पर निर्भर थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। यानी पुरापाषाण के लोग खाते क्या थे इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया, ठीक है। इन अवशेषों से पता चला कि लोग शिकारी और संग्रह करते थे। भाई शिकार करते थे, संग्रहण करते थे, लेकिन मूलतः लोग खाते क्या थे उसके बारे में बहुत ज़्यादा जान। एक इलाके में रहने वाले मनुष्य और पशुओं की संख्या के बीच संतुलन रहा होगा। उस समय के लोग के आसपास पाए जाने वाले जानवरों और वनस्पति के संसर्ग, नहीं कह सकते जो जानवर होते, जो वनस्पतियाँ होती थी उनको ही खा करके क्या करते थे लोग, अपना जीवन यापन किया करते थे, ठीक है। पुरापाषाण में अगर देखोगे पुरापाषाण के लोग मुख्य रूप से बैल, नीलगाय, भैंसा, चिकारा, हिरण, बारहसिंघा, जंगली सुअर, कई तरह के पक्षी जैसे केंचुआ, मछली, मधु, फलदायक में देखोगे जैसे फूल, मूल, बीज, पत्तों का भोजन के रूप में शायद इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऐसा भी कहा जाता कि आज के वर्तमान शिकारी संग्रहकर्ता शिकार किए जाने वाले जानवरों में का महत्व शिकारी संग्रहकर्ता द्वारा भोजन का है। संग्रहित भोजन के अवशेषों की तुलना में अधिक रहा होगा। पुरापाषाण युग के लोग खाने पीने की आदत के बारे में पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ये लोग किस प्रकार के
पौधे और फलों के भोजन का इस्तेमाल करते इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं। कह सकते लोग मूलतः खाते क्या थे, पीते क्या थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। वैसे तो बोला पूरा पाषाण जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं, पता ही नहीं चल पाया क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो खाना पीना तो बहुत पता नहीं चल पाया है, लेकिन यही माना जाता है कि पूरा पाषाण के जो लोग हैं ये क्या करते थे भाई, ज़्यादातर जो जंगल में जो जानवर होता था, पशु होता था, उसको पकड़ के, या क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शिकार भी करना नहीं आता था, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया। तो जैसे कोई पशु मर गया, जानवर मर गया, तो उसको उठा लाते थे, उसको खा पी लेते थे। जंगलों में जाते थे, वहाँ पर जो कंदमूल होता था इसको खा करके क्या करते थे, ये अपना जीवन यापन करते थे। पूरा पाषाण काल के औजार क्या हैं, यहाँ की संस्कृति क्या है और जीवन यापन के क्या तरीके हैं। पूरा पाषाण इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या है नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग। अब हम लोग मध्य पाषाण को देखते हैं। मध्य पाषाण में क्या क्या, देखो मध्य पाषाण की अगर बात करूं, मध्य पाषाण युग का आरंभ लगभग 800 BCE के आसपास हुआ है, ठीक है। यह पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का टाइम माना जाता है। धीरे धीरे तापमान बढ़ा और मौसम गर्म हुआ और सूखा होने लगा। परिवर्तन से मनुष्य का जीवन प्रभावित हुआ। पशु पक्षी पेड़ पौधों की प्रजातियों में काफ़ी परिवर्तन धीरे धीरे आया। औजार बनने की तकनीकी में परिवर्तन आया। मनुष्य मूलतः शिकारी संग्रहता, देखो मध्य पाषाण काल में भी लोग शिकारी संग्रह करता ही हैं, ठीक है, ऐसे ही रहे। पर इनके हेलो पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल में भी देखोगे परिवर्तन आया है, चेंज आया है, लेकिन यहाँ पर भी शिकारी संग्रह करता ही रहेंगे। यहाँ पर औजार बदल जाएगा, शिकार करने लग जाएंगे, थोड़ा बहुत सीख उग जाएंगे, पका वका करके खाने लग जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन रहेंगे शिकारी संग्रह करता ही, ठीक है, वो नहीं बदलेगा। बल्कि अब यहाँ पर ना केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगे, मछली पकड़ने लगे, पक्षियों का शिकार करने लगे। यहाँ तक कि भौतिक और पारिस्थितिक परिवर्तन पत्थर की चित्रकारी से प्रतीत होता है। अब हम इस युग के बारे में देखेंगे। मध्य पूरा पाषाण में औजार कौन से हैं, जैसे मध्य पूरा पाषाण में कौन कौन सा औजार है। यहाँ पर जैसे ब्लेड है, ब्लेड का यूज को, यह ब्लेड एक प्रकार से जैसे बोला ना नुकीली चीज को काटने के लिए, ठीक है। इसका सिरा नुकीला होता था। कुछ धारदार ब्लेड भी मिले हैं। ये मोटे चौड़े और लंबे होते थे। ब्लेड का धार उसमें पैनापन आता था। और कुछ ब्लेड ऐसे पाए गए हैं जिनके दोनों किनारे धार, देखो कोई कोई ब्लेड होता ना एक तरफ से धारदार होता है, कोई कोई ब्लेड होता ना दोनों तरफ से धारदार होता है, देखा भी होगा ना। अरे मूलतः जो इससे सेविंग करते हैं उसमें तो मुझे लगता है दोनों तरफ धार है। चाकू अगर देखो एक ही तरफ धार होती है, तो ब्लेड भी अलग अलग, किसी में दोनों तरफ धार होती है, किसी में एक ही तरफ धार होती है, जो ब्लेड होते ज़्यादातर, ठीक है। आगे देखो अगला क्या है, कोर। कोर क्या, कोर साधारणतः आकार में बेलनाकार होती थी, जिसकी पूरी लंबाई में फ्लूटिंग के निशान होते थे, जिसमें एक प्लेटफॉर्म लगा। एक कोर क्या होता है, जैसे कोई कोरा, कोर का मतलब जैसे कोई चीज़ होती मुड़ी होती ना, उसके जो नुकीला निकलता उसी का हम लोग बोलते कोर, ठीक है। ये भी होता था जिससे किसी चीज़ को चीरने उड़ने के लिए। अगला नुकीले औजार क्या होते थे। नुकीला औजार एक प्रकार का टूटा तिकोना ब्लेड होता था, जिसके दोनों सिरे ढलवा या धारदार होते थे। ये नुकीला औजार से जैसे पॉइंट होता है, इसे त्रिकोण होता था। इसमें साधारणतः एक सिरा या एक आधा होता, जिससे सिरे पर दोनों धार बनाए जाते, जिसका उपयोग काटने के लिए, देखो जो त्रिकोण होता था इसको क्या करते थे, इसको काटने के लिए यूज किया जाता था। इसे तीर के अग्रभाग में लगाया जाता था। त्रिकोण जैसे कहीं पर जैसे किसी जानवर का धनुष बाण से शिकार कर रहे हैं तो आगे उसमें तीर लगा देते थे, यानी जैसे नुकीला त्रिकोण लगा देते थे, ताकि भाई उसको जानवर को मारे जाकर के उसको उसकी खाल में घुस जाए, घायल हो जाए, ठीक है। नव चंद्राकार औजार भी का एक ब्लेड होता था, लेकिन इसका सिरा वृत्ताकार होता था या एक वृत्ताकार समान मालूम। देखो यहाँ पर जैसे बना रखे ना, जैसे यहाँ पर ब्लेड देखोगे और नुकीला औजार, ब्लेड कैसे बना रखा देखो, ऐसा फोटो एग्जाम में बना देना, पेपर में भी देखो ये नुकीला औजार बना रखा ना। इस प्रकार से अगर देखो पेन से ही बनाना, अगर आप इसको डायग्राम को बनाना चाहते हैं पेंसिल से और कोई रंगकारी नहीं करना, पेन से ही बनाना है, चाहे ब्लैक पेन से चाहे ब्लू पेन से अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक औजार है जैसे समलंब औजार है, तो किसी चीज़ की अगर आपको नहीं पता तो उसका थोड़ा बहुत अगर आप फोटो भी बना देंगे, पेन से ही बनाना, सिर्फ समझाने के लिए बनाना है, वहाँ पर कोई ड्राइंग चित्रकारी वाला काम नहीं है। तो अगर आप बना देंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, इन चित्रों को अच्छा रहेगा, ठीक है। मध्य पाषाण काल की क्या है बस्तियां कैसे हैं, तो देखोगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान में सूक्ष्म औजारों की काफ़ी मात्रा में मिले हैं मध्य पाषाण काल की
जैसे यहाँ पर तिलवारा है, तिलवारा में 2 सांस्कृतिक चरण है। पहला चरण के मध्य पाषाण कालीन में प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण की विशेषता रही यहाँ सूक्ष्म औजार पाए गए हैं। दूसरे चरण में चाक पर बने मिट्टी के बर्तन हैं, जैसे लोहे के टुकड़े हैं, औजार हैं। यानी अगर मध्य पाषाण काल में देखोगे तो लोग क्या करते थे भाई, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और साथ साथ जो औजार थे इनके थोड़े सूक्ष्म औजार हो गए। ठीक है। गुजरात में ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती यहाँ के किनारे जो मध्य पाषाण काल की जो बस्तियां मिली हैं वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे जैसे ब्लेड, त्रिकोण औजार, अर्धचंद्राकार, खुरचनी, इस प्रकार के औजार मिले हैं। विंध्याचल सतपुड़ा के इलाके में अगर मध्य पाषाण काल की अगर मैं बस्ती की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे प्रयागराज का प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के जो आता है, और कैमूर का बात करें जैसे उत्तर प्रदेश के जो हैं स्थल हैं, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक कई सारी प्रमुख बस्तियां पाई गई। और मध्य पाषाण काल में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है खास तौर से ये ज़्यादा भीमबेटका जो मध्य यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं ये मध्य पाषाण काल की यहाँ पर बस्तियां देखोगे ज़्यादा पाई गई हैं। उसी प्रकार से जो कोंकण का इलाका है, कोंकण खास तौर से अगर मैं बोलूँ तो अगर कोंकण का मतलब होता है कि हम वहाँ पर की बात कर रहे हैं, गोवा की बात कर रहे हैं। ठीक है। कोंकण के तटीय इलाके आंतरिक पठार में भी मध्य पाषाण युग के औजार हैं। कोंकण के इलाके में जैसे देखोगे जलगढ़ जैसे कुछ बस्तियां पाई गई हैं। ठीक है। यहाँ पर धुलिया या पूना जिले में सूक्ष्म औजार पाए जाते हैं। कोंकण का है मतलब जो मध्य महाराष्ट्र और जो अगर देखोगे जो गोवा है यहाँ, क्योंकि कोंकणी भाषा वही बोले, उसी को क्या बोलते हैं, कोंकण क्षेत्र बोला जाता, तो वहाँ पर भी मध्य पाषाण काल की क्या है कई सारी बस्तियाँ पाई गई हैं। ठीक है। तो देखो उसी प्रकार से छोटा नागपुर है, उड़ीसा का तट है, बंगाल का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल की बस्तियां पाई गई। यहाँ पर हमें सूक्ष्म औजार मिले हैं। मेघालय की गोरा पहाड़ियों में देखोगे यहाँ पर भी नवपाषाण कालीन कुछ औजार मिले हैं। कृष्णा और भीमा नदी में अनेक सूक्ष्म औजार पाए गए हैं। ये सूक्ष्म औजार नवपाषाण काल संस्कृति में भी मिलते थे। नुकीले औजार और आंध्र चंद्रकार पत्थर मिला है, जैसे पत्थर एक प्रकार के ब्लेड की तरह ही होता था, उसको बोला जाता। ये जीवन यापन कैसे करते थे मध्य काल में, देखो मध्य पूरा पाषाण में देखो आरंभिक मध्य पाषाण कालीन में जानवरों में क्या, जैसे भेड़ है, बकरी है, नाम याद रखना भाई। ठीक है। मध्य पूरा पाषाण में, ठीक है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सुअर है, कुत्ता है, हाथी है, दरियाई घोड़ा है, मूलतः वही है, थोड़े बहुत बदल गए हैं। ठीक है। 12 सिंह है, खरगोश है, हिरन है, थोड़े जानवर बढ़ गए, छिपकली उपकली आ गई है, नेवला है, ये इस प्रकार के। और दूसरे जानवर देखोगे तो मध्य पाषाण कालीन में देखोगे तो यहाँ पर जैसे जंगली बकरी है, गदहा है, हाथी है, लोमड़ी है, ये है, दरियाई घोड़ा है, खरगोश है, छिपकली है, चूहा है, मुर्गी है, कछुआ है, नहीं पाए गए हैं, ये नहीं मिलते थे। ठीक है। ये सारी चीज़ें मध्य पाषाण काल युग में बात करोगे तो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। क्या मध्य पूरा पाषाण में देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये शाकाहारी भी थे, ये मांसाहारी भी थे, दोनों प्रकार का भोजन करते थे। मध्य पाषाण युग के अनेक बस्तियों में देखोगे संघनाज या तिलवारा में मछली, केंचुआ, खरगोश, नेवला, शाही मृग, नीलगाय के अवशेष मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता कि भोजन के रूप में इनका उपयोग जरूर किया जाता होगा। शिकार करने और मछली मारने के अलावा मध्य पाषाण काल के लोग जंगली कंदमूल फल भी, यानी ये लोग मध्य पूरा पाषाण में अगर आप देखोगे तो लोग शिकार करते थे, ऐसे पता चला है। और शिकार के साथ साथ जो कंदमूल फल होता था, यानी जंगलों में जो चीज़ें मिल जाती थी उनको भी क्या करते लोग खाते थे, और उनको खा करके भी क्या करते थे, अपना जीवन यापन ये किया करते थे। ठीक है। यानी अब यहाँ पर जो मध्य पूरा पाषाण काल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर खाने पीने में देखोगे तो ये शिकारी संग्रह करता भी हैं, साथ में कंदमूल फल भी, यानी देखोगे मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार से अपने जीवन को जीते थे। देखो जो मध्य पूरा पाषाण में देखोगे तो संदर्भ में पशु मांस पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त के बीच में स्थापित है। यह कहना मुश्किल है क्योंकि पेड़ों के अवशेष जल्दी नष्ट हो जाते थे। यह भी तर्क दिया गया है कि काफी हद तक भोजन की आपूर्ति शिकार के माध्यम, देखो कह रहे हैं कि शाकाहारी तो थे लेकिन बहुत ज्यादा शाकाहारी नहीं थे, ज़्यादातर तो मांस ही खाते थे। वो तो जंगल में कोई कंदमूल फल मिल गया, कोई पेड़ पर कोई पौधा मिल गया, कोई फल मिल गया, उसको खा लिया। लेकिन मूलतः अगर देखोगे ये लोग खास तौर से मांस ही खाते थे, और शाकाहारी में तो थोड़ा बहुत था, 2-4% खाते होंगे, बस इतना ही। ठीक है।
पत्थर की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्रों नक्काशी मध्य पाषाण युग के सामाजिक जीवन को बताता है। जैसे भीमबेटका, अहमदनगर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मध्य प्रदेश मध्य पाषाण युग की कला और चित्रकारी के लिए। देखो मध्य पूरा पाषाण में अगर देखोगे तो ये लोग गुफाओं में रहते थे और गुफाओं में इन्होंने जानवरों की बहुत सारी चित्रकारी बना रखी। देखो इनकी गुफाएं बना रखी ना, ये देखो बुक में आपके बना रखी। बुक में देखो कैसे इनकी गुफाओं में इन्होंने कैसे चित्रकारी कर रखी। यानी अब ये लोग गुफा में रहते थे और साथ में चित्रकारी भी करना सीख गए थे, ये ड्राइंग भी करते थे। ठीक है, देखो कैसे 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 फोटो बना रखा है। देखो यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण काल में देखो यहाँ पर जानवर का शिकार कैसे करते, देखो जानवर के पीछे कैसे भाग रहे हैं लोग। ठीक है, यानी जानवरों का शिकार क्या था, बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया था। ठीक है, उसके बाद जो अगला देखेंगे नव पाषाण चरण क्या। तो नव पाषाण में अगर बात होगी तो यह पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण काल के बाद जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नव पाषाण बोला जाता है। ठीक है, नव पाषाण में देखोगे तो औजार जिन पशुओं का शिकार किया गया उनके अवशेषों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। मानव समुदाय संस्कृति में एक नया चरण आया है। जब जीवित रहने के लिए उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह से निर्भर रहने की बजाय जौ, गेहूं, चावल, अनाज उगाना शुरू कर दिया। यानी नव पाषाण काल का मतलब होता है कि जब लोगों ने धीरे धीरे खेती करना स्टार्ट कर दिया। यानी अब वो शिकारी संग्रहकर्ता के साथ साथ धीरे धीरे अब वह सिर्फ कह सकते हैं कि वो अनाज, गेहूं, चावल इन पर भी डिपेंड रहे। अब वो केवल देखो पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य था वह पूरी तरीके से देखो कि प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर थे। लेकिन अब वह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं रहे नव पाषाण काल में, बल्कि वह कह सकते गेहूं है, चावल है, अनाज है, भोजन को ये स्वयं उत्पादित करना शुरू किया। दूध और मांस की आपूर्ति के लिए वो प्रयोजन करते थे। श्रम का उपयोग ज़्यादा किया जाने लगा, पशुओं को पालना शुरू किया। मानव संस्कृति इस चरण में धीरे धीरे ज़्यादा विकसित हुई। औजार नव पाषाण काल में या नव पाषाण युग के औजार कहलाए। नव पाषाण औजार इस चरण में देखोगे तो औजार बेहतर बने। संस्कृति के चरण की बात करेंगे तो नव पाषाण युग में रहा। इस खंड में हम नील घाटी और पश्चिम एशिया की नव पाषाण संस्कृति के बारे में बात करेंगे। देखो नव पाषाण काल की अगर बात करूं भाई तो नव पाषाण काल में देखो पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में जो लोग थे वो पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर थे। जंगल से जो मिल जाता था उसको खा लेते थे, जानवरों को मार करके शिकार करके खा लेते थे। लेकिन जब नव पाषाण काल आया तब यहाँ पर रहन सहन इनका बदल गया। ठीक है, अब ये ग्रुप में रहने लगे, साथ रहने लगे, खेती करने लगे। पहले जो पूरा निर्भरता कह सकते प्राकृतिक संसाधनों पर थी, यानी जानवर को मार करके खा लेते थे या जंगल में जाकर के कुछ मिलता था उसको खा लेते थे। लेकिन अब देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, इनमें परिवर्तन आ गया कि अब ये लोग गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, यानी अब धीरे धीरे ये उत्पादन भी करने लग गए। यानी अब धीरे धीरे कह सकते हैं इन्होंने पशुओं को पाला और पशुओं को पालने के साथ साथ अब यह एग्रीकल्चर और कृषि उत्पादन भी करने लगे। यहाँ पर औजार क्या, अब यहाँ पर खेती के लिए जैसे खेती में जैसे फसल बोने के लिए, फसल काटने के लिए, कटाई के लिए, गुहाई के लिए या फसल को मिट्टी को खोदने के लिए, इस प्रकार के औजार धीरे धीरे बनने लग गए। यह अब लोगों के रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन है। नव पाषाण काल में पूरी तरीके से रहन सहन का तरीका बदल गया। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे गांव की बस्तियां बनने लगी। अब जो पहले लोग अस्थायी निवास नहीं करते थे, धीरे धीरे उन्हें एक अस्थायी निवास भी धीरे धीरे शुरू कर देंगे, क्योंकि जंगलों में रहते थे तो इनका कोई निवास स्थान परमानेंट नहीं रहते थे। अब ये धीरे धीरे अस्थायी बनेंगे और खेती करना शुरू कर देंगे। पहले पूरी तरीके से शिकार पर डिपेंडेंट रहते थे, शिकार करके ही जीवन यापन होता था। लेकिन अब ये लोग कह सकते खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने में इनकी भूमिका धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और जब खेती करना शुरू करेंगे तो खेती करने के लिए भाई आपको एक जगह पर रहना पड़ेगा। तो खेती करने के लिए जब एक जगह पर रहते हैं तो धीरे धीरे बस्तियां बनती चली जाती हैं, धीरे धीरे गांव, और इस प्रकार से आगे आगे शहर बनते चले जाते हैं। उसी प्रकार से जब ये लोग खेती करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, नई नई बीमारियां भी होंगी समाज में, क्योंकि मैं समाज सोसाइटी बता रहा हूँ। तो देखो जो आदमी मांस खाता है उसमें अलग प्रकार की बीमारी होती है, और जो आदमी फल फ्रूट खाता है, जो खाद्य पदार्थ है, उसमें अलग प्रकार की। और लोगों की चाल ढाल में, लोगों के रहन सहन में, शारीरिक बनावट में भी काफ़ी अंतर आ जाएगा। पूरा पाषाण काल का जो व्यक्ति है, जो मध्य पाषाण काल व्यक्ति है, और जो नव पाषाण के लोग हैं, इनकी शारीरिक बनावट में भी काफ़ी परिवर्तन हमें दिखाई देता। तो इस कई प्रकार से जो परिवर्तन या चेंज आते हैं वही नव पाषाण काल में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर है? हेलो, क्या है चैप्टर नंबर 5? चैप्टर नंबर 5 क्या, हड़प्पा सभ्यता, कालक्रम, भौगोलिक
विस्तार और ह्रास कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे जो आरंभिक हड़प्पा काल कैसे रहा है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ है और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे, या हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा हर बार आता है भाई। ठीक है, 100% आता है। ठीक है, देखिएगा 5.3 में क्या, हड़प्पा सभ्यता युग की शुरुआत। देखिए पुरातात्विक यहाँ पता लगाने के लिए कि बस्ती कितनी पुरानी है अलग अलग तरीके अपनाते हैं भाई। जैसे मान लीजिए कोई कहीं पर खुदाई हुई, वहाँ पर कोई स्थल मिला, तो जो पुरातात्विक होते हैं वो खोज लगाने में लगे रहते हैं कि यह जो स्थल कितना पुराना है। ठीक है, या मार्शल उस जांच की करेंगे जिससे पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, कंघिम ने इस सभ्यता को 1000 वर्ष पुरानी मानते हैं। मार्शल ने पता लगा कि हड़प्पा में मिली मोहरें, ठप्पे, लिखित लिपि, कालकृतियाँ उनसे क्या है, बिल्कुल भिन्न हैं, जिन विद्वानों से पहले परिचित थे और बाद के समय की थी। इस प्रकार सिंधु में मोहनजोदड़ो नामक स्थल में इसी प्रकार से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में प्राचीन बस्तियों देखोगे तो कुषाण युग से संबंधित बौद्ध विहार के नीचे दबी पाई गई हैं। ऐसा पाया गया कि प्राचीन काल में कोई मकान या किसी कारण नष्ट हो गया होगा तो लोग आमतौर पर उस मकान की ईंट और गारे का चबूतरा तैयार करने के लिए प्रयोग करते थे, उस पर दूसरा मकान बनाते थे। यदि कोई पुरातात्विक क्षेत्र किसी की खुदाई करता है तो किसी मकान के नीचे उसे दूसरे मकान के अवशेष मिलते हैं, तो वह पता लगाया जा सकता है कि नीचे वाला मकान के ऊपर मकान से पुराना है, इसलिए वह जितनी गहरी खुदाई करते हैं कालक्रम की दृष्टि से उतना ही पीछे पहुंच जाते हैं। कह रहे हैं कि जैसे मान लो भाई ये आपने खुदाई की तो आपको कोई मकान मिला, अवशेष मिले, फिर आपने नीचे खुदाई की वहाँ पर कुछ मिला, तो जो सबसे नीचे मिला माना जाता है वो सबसे पुराना है। जैसे हम लोग होते नहीं, जैसे मान लो भाई एक घर बना, घर कुछ साल के बाद गिर गया, फिर उसके ऊपर घर बनेगा, फिर गिरेगा, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो सबसे नीचे मिलेगा उसको क्या माना जाता है, सबसे पुराना माना जाता है। तो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या किया है, खुदाई ही की गई है। और इसी को लेकर के काल निर्धारण किसका है, देखो 500 BCE से लेकर के 3500 BCE तक नवपाषाण युग माना गया है। 3500 BEC से लेकर के 2600 BCE तक आरंभिक हड़प्पा काल माना गया है। ठीक है, शुरुआत स्टार्टिंग फेज को 2600 BCE से लेकर के 1800 BCE तक पूर्ण विकसित हड़प्पा युग माना गया है। और 1800 BC से लेकर के आगे उत्तर हड़प्पा युग को हम डिसाइड करते हैं, यानी हड़प्पा युग में कैसे काल हड़प्पा सभ्यता को, यानी इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था। हड़प्पा की खोज करने के बाद लगभग अब तक 1000 बस्तियां खोजी जा चुकी हैं जिनकी विशेषताएं हड़प्पा से मिलती जुलती हैं। विद्वान इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से दिया क्योंकि शुरू में बहुत सारी बस्तियां सिंधु घाटी या उसकी सहायक नदियों के किनारे मिली थी। पुरातात्विकों ने इसे हड़प्पा सभ्यता कहना पसंद किया। ऐसा देखो, कोई भी अगर सभ्यता मिलती है तो पहला जो नगर मिला था वो हड़प्पा ही मिला था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। और इसको सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो बस्तियां मिली हैं वह सिंधु नदी के किनारे ही मिली हैं। किसके, कौन सी नदी के किनारे मिले भाई, सिंधु नदी के किनारे ही ज़्यादातर जो स्थल हैं, जो साइट्स हैं, ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे मिली, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। जितनी साइट्स हैं अगर हम बात करेंगे, सारी साइट्स कितनी हैं अगर देखोगे, चाहे भारत में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे अफगानिस्तान में, ये जितनी सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी साइट्स हैं यहाँ पर देखोगे तो इसमें ज़्यादातर सिंधु नदी जो है उसी के आसपास है, क्योंकि नदी, एक नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। ठीक है, सिंधु। और इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहला जो शहर मिला था वो हड़प्पा मिला था। और ऐसा माना जाता है कि कहीं पर खुदाई होती, पहला जो स्थल मिलता है उसी स्थल के नाम से इसको, उसी सभ्यता का नाम भी पड़ गया। यानी पहला स्थल, जो पहला नगर मिला हड़प्पा था, इसलिए पूरी सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो बस्तियां मिली हैं, ज़्यादातर जो नगर मिले हैं वह सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। ठीक है, अगर हम इसकी भौगोलिक विशेषता की बात करें सिंधु सभ्यता की, देखिएगा तो यहाँ पर देखिए आज के पाकिस्तान, उत्तर भारत के क्षेत्रों में हड़प्पा की प्रमुख क्षेत्र हैं। इस मौसम में सूखा रहता है, वर्षा बहुत कम होती, फिर भी इन क्षेत्रों में कुछ बहुत अंतर है। पंजाब और सिंध के क्षेत्र में सिंधु नदी के कछारी मैदान की प्रधानता है। इसी प्रकार बलूचिस्तान के क्षेत्र में विशेषता रही। देखो, अगर बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है मुख्यतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र है यहाँ पर मिली है। तो यहाँ पर
और सिंधु सभ्यता में देखोगे ये लोग पशुचारी और खाना बदोशी जातियाँ रहती थी। सिंधु में लोग ज़्यादातर क्या है, पशुचारी हैं और खाना बदोश जातियाँ रहती थी। ये पशुचारी खाना बदोश जातियाँ पशुओं के लिए चारा की खोज में ऊंचे स्थान पर निचले स्थान पर आती रहती थी। वहाँ ये ऐसे होता रहता था खास तौर से। देखो इन इलाकों में ऐसा ही होता था, खाना बदोश, व्यापारी, युद्ध और विभिन्न प्रकार से आने जाने मार्ग बन जाते थे। एक तरफ बलूचिस्तान के ऊपरी भागों में लोग सिंधु के मैदानी भागों में बसे लोगों से, दूसरी तरफ ईरान के लोगों के बीच में अंतर संबंध होता था। हड़प्पा सभ्यता की जलवायु पहाड़, नदी और ईरान बल्कि सीमांत प्रदेशों की जलवायु के कारण विद्वान ने हमने लगा है कि यहाँ पर कृषक समुदाय मोटे तौर पर एक ही काल में हुआ होगा। ठीक है, यानी इस कहते हैं कि यहाँ पर जो खेती होगी वो किसी एक ही काल में हुई होगी। कृषि की शुरुआत और बसे गाँव, यानी हड़प्पा सभ्यता में कृषि की शुरुआत कब मानी जाती है ये कह रहे हैं। कृषक समुदाय का उद्भव सबसे प्राचीन प्रमाण हमें मेहरगढ़ से, यानी भाई खेती होती थी और ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो खेती करते थे। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिला है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। ठीक है, और इस स्थान पर मेहरगढ़ में क्या मिला है भाई? गेहूँ है, जौ है, कपास है, इस प्रकार की चीज़ें। भेड़ बकरियों के मवेशी भी पाले जाते थे। मेहरगढ़ उस स्थान पर स्थित है जहाँ सिंधु नदी के कछारी मैदान पर भारत ईरान सीमांत प्रांत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पठार मिले हैं। मेहरगढ़ के लोग कच्चे मकान में रहते थे, यानी जो मेहरगढ़ वहाँ के लोग भाई कहाँ रहते थे? उन्होंने कच्चा मकान बना रखा था। कुछ मकान 5-6 कमरों के होते थे मेहरगढ़ में। 3री शताब्दी में अगर देखोगे मध्य और बहुत छोटे बड़े सिंधु गांव नदी के आसपास बलूचिस्तान अफगानिस्तान में, यानी कह सकते हो कि सिंधु घाटी में अगर देखो कृषि की शुरुआत और गांव कैसे मिले हैं, तो जो मेहरगढ़ है वहां से हमें जानकारी मिलती है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग होते थे खेती करते थे। और एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि गेहूं, जौ, कपास इसकी खेती हुआ करती थी। और ये लोग यहाँ पर गांव किस प्रकार से बने थे? 5-6 कमरे के घर होते थे, कच्चे मकान होते थे और एक ग्रामीण बस्तियाँ भी हमें वहाँ से मिली हैं। मेहरगढ़ से कह सकते हैं प्रमाण मिला कि लोग खेती, आरंभिक हड़प्पा काल इसको ही बोला गया है। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा काल में अगर देखोगे दक्षिण अफगानिस्तान का जो इलाका है यहाँ से मिला, या कोई तो घाटी है और जो बलूचिस्तान है और सिंधु क्षेत्र के यहाँ पर जो पूरा इलाका है उसे ही। आरंभिक हड़प्पा काल तो उतना ज़्यादा नहीं मेरे को लगता है, जैसे कालीबंगा उंगा को तो ज़रूर देख लेना क्या है। इसमें खास तौर से जो पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अभ्युदय यानी शुरुआत कैसे हुई। देखा, प्रौद्योगिकी और वैचारिक एकीकरण की प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि से हड़प्पा का करें। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और वैचारिक एकीकरण हुआ, ठीक है, इसी से क्या भैया हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई। इस सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में क्लियर नहीं है, यानी ये हड़प्पा सभ्यता इसका शुरुआत कैसे हुई, सभ्यता कैसे बनी होगी, इसके बारे में कोई क्लियर नहीं है, स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि उसकी लिपि का अध्ययन नहीं किया। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी भी मिलती है हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई होगी। ठीक है, कुछ अन्य सामान्य प्रक्रियाएँ हैं। उन्नत और सिंधु घाटी के उर्वरा मैदानों में खेती करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के उत्खनन उत्पादन में बढ़ोतरी हुई होगी। इससे अधिकांश खाद्यान्न की संभावना पैदा हुई। इस कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। साथ साथ समाज में धनी वर्ग बहुमूल्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दूर दराज के समुदाय में जाते। देखो अगर हड़प्पा में देखोगे तो भाई लिपि को तो पढ़ा नहीं गया, इसलिए पता भी नहीं चला कि हड़प्पा सभ्यता कब की है, कितनी पुरानी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, जानकारी नहीं मिली। लेकिन कह सकते यहाँ के जो लोग होते थे खेती करते थे। यहाँ पर कह सकते खाद्यान्न धीरे धीरे खेती स्टार्ट हुई, लोगों ने खेती करना शुरू किया और कह सकते कि यहाँ पर लोग जो थे वह स्थान बदलते रहते थे, या कह सकते हैं कि धीरे धीरे धनी हुए। यहाँ पर जैसे धातु कर्म के काम होते थे, कुम्हार जाति, शिल्पकार जो होते थे, इस प्रकार की यहाँ पर जातियाँ बनी। गांव में अनाज रखने के लिए चबूतरे पर बड़े बड़े कोठरे में बदल गए। तो यानी कह सकते हड़प्पा सिंधु घाटी के जो लोग हैं ये पशुपालन भी करते थे और उसके साथ साथ खेती भी किया करते थे। इसके पुख्ता प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और कई सारे सबूत इसके मिले हैं कि लोग करते थे। ठीक है, खास तौर से हड़प्पा का ह्रास क्यों है, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण बताओ। हड़प्पा सभ्यता के पतन क्यों हुआ, क्यों खत्म हो गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जैसे नगर नियोजन और निर्माण के क्रमिक ह्रास हुआ है। ठीक है, इसका ह्रास क्यों होगा, तो हड़प्पा को लेकर के। ठीक है, हड़प्पा के पतन को लेकर के जो यहाँ पर बातें की गई हैं, हड़प्पा का पतन क्यों हो गया, तो हम एक रीजनों की बात करेंगे ना, ह्रास के सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो ह्रास हुआ है उसका जो पहला बड़ा कारण है कि भयंकर बाढ़ से नष्ट हो गया होगा। हड़प्पा के पतन क्यों हुआ, इसका क्या क्या सिद्धांत है, पतन के कारण क्या है, ह्रास पतन क्यों हो गया भाई हड़प्पा का रीजन का, कि इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ आई होगी और बाढ़ आने से क्या पूरी सभ्यता नष्ट हो गई।
हरास नदियों का रास्ता बदलें, यानी अगला कहते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, कि नदी तंत्र धीरे धीरे सूख जाने के, यानी नदी सूख गई होगी। तीसरा कारण क्या है कि बर्बर आक्रमणकारी, यानी कुछ लोगों ने इन हड़प्पा पर आक्रमण कर दिया होगा और शहर पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। इस तरीके से कह सकते हैं हड़प्पा का पतन हो गया। ठीक है, केंद्रों में बदली हुई मांग, यानी परिस्थिति की मांग भंग, या उसे कह सकते हैं यहाँ पर, या जो केंद्र थे, जो मांग थी, मांग की आपूर्ति नहीं हो पाई, यानी भूखमरी, बेरोजगारी, इस प्रकार की चीज़ें बढ़ी हुई, इसलिए हड़प्पा का पतन हो गया। अन्य कारण में बात करेंगे। ठीक है, हड़प्पा के पतन का जो पहला कारण है, अगर आप देखेंगे, बोलिए, पहला जो कारण है बढ़ाया जाता है कि भैया बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के लिए विद्वानों ने जो कारण बताए हैं, उन्होंने मोहनजोदड़ो में बाढ़ आने को बताया है। प्रमुख खुदाई करने वाले नोटबुक से पता चला है कि हड़प्पा में रिहायशी की विभिन्न अवधियों में अत्यधिक बाढ़ के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कह रहे हैं भैया कि हड़प्पा में बाढ़ आ गई है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। भूकंप भी कई सारे विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इसलिए होगा कि यहाँ पर भूकंप आए होंगे, और भूकंप आने से कह सकते हैं यहाँ पर मकान और बस्तियाँ गिर गई होंगी, और इससे इस सभ्यता का पतन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े भवन बने थे, इसलिए भूकंप को भी बताया जाता है कि भूकंप आने से भी इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। दो कारण कौन कौन से, देखो इनको अलग अलग कर भी लिख सकते। देखो जैसे बुक में दोनों को मर्ज करके बता रखा है कि हड़प्पा के पतन में बाढ़ है, भूकंप है। आप एक काम करना, जब पूछा जाए एग्जाम में ना हड़प्पा के पतन के कारण क्या है, तो भाई बाढ़ हो गया, दूसरा भूकंप हो गया, यानी इसमें भी दो बना लो, क्योंकि हमें बुक में क्या करना रहता है, एग्जाम में जो लिखना है ज़्यादा लिखना रहता है, अलग दो पॉइंट बन जाएगा, इसमें से दो पॉइंट निकाल लेना। पहला बाढ़ आ जाएगा, दूसरा भूकंप। सभ्यता का पतन कारण है, हड़प्पा का पतन क्यों होगा, भैया बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इसको इतिहासकार कह रहे हैं। अगला कारण क्या है, यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट कारण क्या है, जैसे सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। दूसरा कारण क्या है, देखो आप सबको पता कि जो नदियाँ होती हैं, नदी कुछ समय के बाद अपना रास्ता बदल लेती है। तो कह रहे हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का पतन इसलिए हो गया क्योंकि जो सिंधु नदी थी उसने अपना रास्ता बदल लिया होगा, और रास्ता बदलने से कह सकते हैं कि वहाँ पर पानी की कमी हो गई, इसलिए कह सकते हो हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होगा। देखो नदी रास्ता बदलती है, आप देखोगे जहाँ से नदी बहती ना, नदी कुछ समय के बाद दूसरी जगह से बहने लग जाती, तो नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं। तो कही जा रहा कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, और सिंधु नदी ने जब अपना रास्ता बदला तो क्या हुआ, उनको जल की आपूर्ति नहीं मिली, पानी नहीं मिला, इसलिए भी कह रहे भाई हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। सूक्ष्म में वृद्धि और घाघरा में सूख जाना, यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर डीपी अग्रवाल और सूद ने हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के लिए नया सिद्धांत बताया है। उनका मत है कि हड़प्पा के ह्रास में कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर सूखता, यानी यहाँ पर सूखा पड़ गया है। घाघरा नदी जो थी ये सूख जाने के कारण हड़प्पा का पतन हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और राजस्थान के कई सारे अध्ययनों से पता चला है, बताया है कि भाई दूसरी शताब्दी में कह सकते हैं सूखता, यानी सूखा पड़ गया, इसलिए सभ्यता का पतन हुआ। इससे कृषि उपज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कह रहे हैं भैया सूखा पड़ा तो खेती हुई नहीं, और जब खेती हुई नहीं तो यहाँ की अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ा, इसलिए सभ्यता का पतन हो गया। यानी सूखा पड़ जाने से, घाघरा नदी के सूख जाने से, और यहाँ की जो मिट्टी थी वो धीरे धीरे सूखा पड़ गया, इसलिए सभ्यता का पतन हो गया। ये इन्होंने रोचक बर्बर आक्रमण, देखो वीएल का मत है कि हड़प्पा सभ्यता आक्रमणकारी आर्यों से नष्ट, करेंगे भाई हड़प्पा के लोगों पर आर्यों ने आक्रमण कर दिया, इसलिए हड़प्पा खत्म हो गई। जैसे पहले बताया गया कि मोहनजोदड़ो के आसपास के अवशेष अंतिम चरणों में जनसंहार के मिलते हैं, तो कह रहे हैं भाई जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से हमें जनसंहार के एग्जाम्पल मिलते हैं कि वहाँ पर कोई युद्ध हुआ होगा, आक्रमण हुआ होगा, इसलिए उस सभ्यता का पतन हो गया। सड़कों पर मानव के कंकाल मिले हैं। ऋग्वेद में इसके स्थान पर दास और दास्युता के किलों का उल्लेख है। वैदिक देवता इंद्र और पुरंदर कहा जाता है कि जिनका अर्थ है कि किलों को नष्ट करना। ऋग्वेद कालीन आर्यों के आवास की भौगोलिक क्षेत्र में पंजाब और घाघरा रहा, यानी कह रहे हैं कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया किस पर, हड़प्पा सिंधु घाटी के लोगों पर, और आक्रमण करके कह सकते हैं उनको उस सभ्यता का पतन हो गया। आर्यों का आक्रमण भी कह सकते हैं या बर्बर आक्रमण, ज़्यादातर लोग आर्यों का आक्रमण बताते हैं, ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं। इस बर्बर आक्रमण तो इन्होंने हेडिंग बना रखी है, लेकिन आप बर्बर आक्रमण या आर्यों का आक्रमण करके भी आप हेडिंग बना सकते हैं कि सिंधु घाटी या हड़प्पा के पतन के लिए, ठीक है। अगला जो है ये सारे कांड क्या है, जैसे इन्होंने क्या करे हैं, मिट्टी के बर्तनों के टेबल बना रखी है, ह्रास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। देखो यहाँ सिद्धांत जो है भाई हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जैसे बाढ़, भूकंप है, मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी का मार्ग बदल लेना,
सूखा पड़ जाना सूक्ष्मता बोलते हैं, बर्बर आक्रमण हो जाना। इसके रीजन बता रखें, इसके साक्ष्य क्या हैं, कौन कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर पतन हुआ। ये जो पूरी टेबल बना रखी ना, इस प्रकार से आप एग्जाम में भी अपनी टेबल बना सकते हैं, जैसे इन्होंने पूरी टेबल बना रखी है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन बताओ या कारण क्या है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो इस टेबल को इस प्रकार से आप टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 क्या है, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विशेषताएं, संपर्क और समाज कैसा था। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में। तो हमने पहले भी बात कर रखा, जैसे हड़प्पा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है। ये खास तौर से जो केंद्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हड़प्पा तो सबको पता है, जो पहला नगर मिला था। उसके बाद मोहनजोदड़ो है, जहाँ पर स्नानागार मिले हैं, मृतकों का टीला भी इसको बोला जाता है मोहनजोदड़ो को। कालीबंगा, लोथल, इसके बारे में हमने पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस भी किया था कि लोथल के बारे में, कालीबंगा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, और भी कई सारे इसके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, और भी कई सारे केंद्र हैं जिनको आप लिख सकते हैं। देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं, बल्कि जो पहला जो मैं पढ़ा रहा था, पहले दूसरे चैप्टर में जब हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने इसके जो स्थल बात किए थे, पुरातात्विक स्थल जितने हैं उसमें कई सारे स्थल हड़प्पा के ही स्थल हैं। इसमें ऐड कर लेना, और ऐड करने के बाद इसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा की विशेषता क्या भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की सबसे ज़्यादा विशेषता बहुत पूछी जाती है, तो यूपीएससी में लोग पूछते हैं हड़प्पा की सबसे बड़ी विशेषता है नगर योजना। अरे जैसे आज हम लोग देखते हैं कि जैसे आप देखोगे, जैसे भाई आज जैसे बात करूँ, जैसे नोएडा है, ठीक है, या चंडीगढ़ है, जैसे यहाँ पर अगर कुछ घर बनता है, मकान बनता है ना, तो सबसे पहले क्या घर का वो बना नक्शा बनता है। यानी कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो पहली विशेषता वो नगर योजना है। यानी यहाँ पर पहले अगर घर बनता था तो पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता था और फिर घर बनाते थे। जैसे आज हम सेक्टर को देखते हैं, सेक्टर वैसा रिहायशी इलाका होता है ना, जहाँ पर पहले प्लॉट कटता है फिर घर बनता है। कॉलोनी तो नॉर्मल होती, घर किसी का घर आगे है, किसी का घर पीछे है, किसी का सकरा घर है, किसी का चौड़ा घर है। सड़क भी गांव में देखोगे टेढ़ी मेढ़ी सड़क होती है, ऐसे घूम घूम करके जाना पड़ता है ना, गली गली में ऐसे। तो देखो, नगर योजना का मतलब होता है कि यहाँ के जो नगर बने थे वो योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। पहले प्लॉट कटा था और फिर प्लॉट कटने के बाद घर बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता उसको नगर योजना बोला जाता है। दूसरी विशेषता क्या, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का यूज होता था। पहली बार अगर कहते हैं हड़प्पा सभ्यता में बताया, जहाँ पर मृदभांड एक शब्द आता है, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों का यूज मिला है। यानी ये लोग मिट्टी के बर्तन, और आगे चल करके भी कई प्रकार के प्रणाली के यहाँ पर रंगीन मिट्टी के बर्तन भी होते थे, काले बर्तन या दूषित मृदभांड जिनको बोला जाता है, मिट्टी के बर्तनों का भी ये प्रयोग करते थे, यूज किया करते थे, माटी के बर्तन बनाते थे। औजार के कई सारे औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, जिसे क्या करते थे, चीज़ों को प्रयोग करते थे। उसी आधार पे कला और शिल्प में कई प्रकार की कलाएं, जैसे मूर्ति कला है, मूर्ति मिली है। शिल्प में अगर आप देखोगे तो माणिक मिला है, मोती मिली है, अरे जिससे माला बनाते थे। ठीक है, ये भी प्रकार की चीज़ें मिली हैं। इनकी लिपि मिली है भाई, सिंधु घाटी की जो लिपि मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता की, वो जो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। ठीक है, ऐसी लिपि ऐसा लिखते थे, आज तक लोग पढ़ नहीं पाए, लिखा क्या है। यानी इनकी क्या है, लिपि भी थी, यानी ये लोग लिखते भी थे, पढ़ते भी थे। नगर योजना, जैसे आप सबने पढ़ा होगा ना कि नालियाँ बनी हुई हैं, सड़कें 90 डिग्री पर काटती हैं, ये तो सबको तो वैसे भी नॉर्मली पता होगा ना। सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे नगर योजना है, नगर योजना में देखोगे जो घर हैं सीधे मुख्य द्वार पर खुलते हैं सारे। ठीक है, घरों में अगर देखोगे तो यानी जो गेट बना वहीं से हमें पूरा व्यू दिखाई देता है। पक्की नालियाँ हैं, ठीक है, जो सड़कें हैं 90 डिग्री पर काटती हैं। नियोजित नगर योजना है, स्नानागार बने हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इनका जीवन यापन का जो स्वरूप है, यहाँ पर देखोगे तो 2 मिले हैं। एक देखोगे तो सामान्य लोग अलग रहते थे और जो दूसरे लोग होते थे अलग रहते थे। देखा होगा ना, अलग अलग प्रकार से जीवन यापन है। तो खास तौर से जो भौगोलिक क्या करी हैं, मिट्टी के बर्तन हो गया, जीवन यापन का जैसे मतलब कि अलग अलग प्रकार से जैसे होते थे। जैसे एक शासक वर्ग अलग रहता था, सामान्य लोग अलग रहते थे। जैसे इन्होंने नगर के लिए सुरक्षा के लिए उन्होंने दीवार भी बना रखी थी।
नाव के भी प्रमाण मिले इस चीज़, जैसे सुना भी हो आप लोगों ने, यहाँ पर नाव भी मिली है, ये यानी नदी में नाव भी चलाते थे, ऐसे भी कई प्रकार के सबूत और साक्ष्य मिले भाई। ठीक है, व्यापार तंत्र इनका बहुत मजबूत था। अगर हम बात करेंगे, ये लोग दोनों प्रकार का अंतर यानी इंटरनल भी ट्रेड होता था। आप सबको पता कि हड़प्पा जो सभ्यता है किसके साथ एक व्यापार करते थे ना, मेसोपोटामिया के साथ, तो ये व्यापारिक भी काफ़ी थे, तो व्यापार भी पूरा होता था। ठीक है, व्यापार के साथ साथ अगर देखोगे तो यहाँ पर परिवहन के भी साधन रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर परिवहन भी पूरी तरीके से चलता था। जैसे मैंने परिवहन के नदी को बताया कि नाव मिली है, नाव के भी सबूत मिले हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर लिपि रही है। व्यापार, इनको देखो, व्यापारी जो करते थे दो लोगों से, एक तो फारस की खाड़ी और दूसरा मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार चलता था। व्यापार के पूरा प्रमाण मिला है, जिसके लिखित दस्तावेज भी कि इनका व्यापार होता था। और किसके साथ व्यापार? फारस की खाड़ी के रास्ते भी, या फारस की खाड़ी के रास्ते इनका व्यापार होता था, जो किसके साथ? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, यानी कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापार होता था। दोनों यानी कह सकते हैं इंटरनल ट्रेड यानी बाह्य व्यापार भी होता था और आंतरिक व्यापार भी होता था। और इसके लिए इसके प्रमाण भी, सबूत भी हैं, साक्ष्य भी मिले हैं, और ख़ास तौर से लिखित प्रमाण है, यानी लिखित डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। परिवहन के साधन में होता था। उसी प्रकार की इनकी वेशभूषा रही है, अलग प्रकार की खान पान है, इनकी भाषा भी रही जो लिपि है, लेकिन जिसको अभी तक पढ़ाई नहीं गया, लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं चला है। खान पान की बात करो तो ये लोग ज़्यादातर देखोगे तो शाकाहारी होते थे, लेकिन मांसाहारी भी कई प्रकार की चीज़ें मिली हैं। ठीक है, आभूषण में देखोगे तो माला पहने थे, मणि पहनते थे। ठीक है, वस्त्र मिले हैं यहाँ से देखोगे, या इनका खाने पीने के बर्तनों का यूज करते थे। इस प्रकार के इनका समाज कैसा था, इनकी सोसाइटी कैसी थी, इसके बारे में आपको तो वैसे भी नॉर्मली पता होगा। इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन आते हैं, जो चैप्टर नंबर 6 की हम बात कर रहा हूँ। देखो, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 हड़प्पा जो सभ्यता, इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इन चैप्टर को जरूर रीड करके जाना है। ठीक है, विनिमय व्यवस्था में जो बात की गई है, देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर और बाहर दोनों प्रकार का क्या करते थे, व्यापार होता था। एक बृहद तंत्र था, एक बड़ा तंत्र था, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता और अन्य क्षेत्रों के बीच में किस प्रकार से विनिमय होता था। इससे बड़े क्षेत्रों में आदान प्रदान की प्रक्रिया का पता चला है। कुछ क्षेत्रों में खानाबदोश चरवाहे थे और कुछ समुदाय में कृषि उत्पादन होता था। इनकी तुलना में हड़प्पा सभ्यता अधिक विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकारी, संग्रहकर्ता या किसी समुदाय के क्षेत्रों में खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के लिए तरीके अपनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ऐसे कुछ क्षेत्रों पर अपनी बस्तियां बनाई। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न समुदाय हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कीमती वस्तुएं प्राप्त करने के विनिमय का मोस्टली होता कि आदान प्रदान क्या होता था। तो देखोगे ये लोग, अगर देखोगे तो ये शिकारी संग्रहकर्ता भी थे। उसी प्रकार के देखोगे, खास तौर से यहाँ पर जो बात की जा रही है कि अगर देखोगे तो यहाँ पर जो विनिमय होता था, लेकिन हमें मालूम नहीं कि हड़प्पा सभ्यता और अन्य क्षेत्रों के बीच विनिमय व्यवस्था किस प्रकार से पले, यानी लेन देन किस आधार पे होता था। जैसे मान लो कि हड़प्पा के लोगों को भैया कुछ देना है, कुछ लेना है, तो उसके बदले वस्तु कैसे क्या देते थे, यानी विनिमय क्या होता था, उसके बारे में देखोगे तो अभी सटीक जानकारी नहीं मिली है। यानी जैसे खरीद फरोख्त कैसी होती थी, विनिमय का मतलब खरीदना बेचना कैसे होता था, क्या लेकर के, जैसे आज लीजिए, अगर हम लोगों को जैसे आलू खरीदना, तो आलू हम खरीदने जाते 10 रुपये पकड़ा देते, नोट देते, लेकिन यहाँ पर विनिमय कैसे होता था अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं विनिमय को बात की। या किसी कोई कीमती वस्तु या कोई चीज़ दिएगा करते थे। इस प्रकार से देखो विनिमय को लेकर के, देखो हड़प्पा कालीन नगरों में विनिमय पद्धति को लेकर इन्होंने बात किया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग आपसी व्यापार और विनिमय को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। दूर फैलती हड़प्पा कालीन बस्तियों में देखोगे नाव और तौल की व्यवस्था है। नाव तौलते तौला जाता था। लिखो तौल मूल्य का जो होता था देखोगे अनुसार, देखो 1 2 3 8 64 या 150 या फिर 16 के गुणांक में दशमलव में 360 640 1600 या 3200 तक होता था। ये चमकी पत्थर, चूना पत्थर, सिलखड़ी आदि बनाते साधारणतया घनकार होते थे, यानी तौला जाता था, तौल करके बेचते थे। जैसे विनिमय कैसे होगा भाई, तौल करके बेचेंगे ना, अगर कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ देनी है तो तौला जाता था। जैसे आज हमें लोगों को कोई चीज़ खरीदनी पड़ती तो हम तौलते नहीं है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो विनिमय होता था वो तौल प्रणाली से नाप तौल किया जाता था। ठीक है, नाप तौल करके सारे विनिमय होता था। और विनिमय जैसे यहाँ पर मुहरे जो होती थी इनको उनके लिए यूज होता था। ठीक है, मुद्रा
के बारे में वैसे जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी जो लिपि है तो अभी तो पढ़ी नहीं गई, इसलिए पता नहीं चल पा रहा कि इनमें मुख्यतः विनिमय कैसे होता था। लिख रहे ये पता चलिए कि नाप तौल होता था और नाप तौल के जरिए पूरा क्या विनिमय, जैसे खरीदना बेचना जो व्यापार होता था वो किस प्रकार से व्यापार किया जाता था। जैसे इनको कोई वस्तु खरीदनी है, कोई वस्तु बेचनी है तो कैसे करते थे, इसके बारे में सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर बात की गई नाप तौल प्रणाली के जरिए होता था। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ध्यान से रखना 2 क्वेश्चन कौन कौन से। एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता और फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार कैसे होता था। तो संपर्क और पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं कि भाई ये मेसोपोटामिया के साथ, अगर देखोगे क्वेश्चन में बोला कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के साथ इनका व्यापार होता था, व्यापार के लिए संपर्क करते थे और इसका पूरा प्रमाण मिला है। अरे लिखित विनिमय के लिखित प्रमाण भी मिले हैं। मेसोपोटामिया स्थित अक्कड़ और प्रसिद्ध देखोगे यहाँ पर जैसे कई प्रकार की चीज़ें मिली हैं जो जैसे साक्ष्य मिलते हैं कि इनके साथ चांदी का आयात होता था। यानी मेसोपोटामिया के साथ अगर देखोगे तो कपड़े, ऊन, खुशबूदार तेल, चमड़े मंगवाते थे। ये वस्तुएं बहुत जल्द नष्ट हो जाती थी, अतः इनके अवशेष नहीं मिले हैं। चांदी का भी आयात किया जाता था, यानी इन चीज़ों का क्या करते थे हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, आयात करते थे। और एक क्वेश्चन जो है शायद मैं बताया ना हूँ, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या रहेगा नोट कर लेना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन का वर्णन करो। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था। जैसे हम भोजन की बात, पहला पॉइंट क्या है, भोजन। तो भोजन में देखोगे हड़प्पा सभ्यता के निवासी खान पान, वस्त्र, आभूषण इत्यादि के विषय में खुदाई से काफ़ी रोचक पड़ा है। अच्छी वर्षा सिंचाई होती थी, इसलिए कह सकते हैं अन्न, फल, सब्जियां इसको उगाते थे और इनका भोजन का मुख्य आहार था। चावल, गेहूं, जौ इनका मुख्य भोजन था। मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो गेहूं, जौ का प्रयोग करते थे। मटर, खरबूजा, तिल आदि चीज़ों का सेवन किया जाता था। अगर हम दूसरा वस्त्र जो है वीडियो देख लेना, ठीक है। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, यानी जो सूती और ऊनी वस्त्र होते थे। खुदाई में सूत काटने के कई सारे औजार मिले हैं। सूत वस्त्रों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। सिंधुवासी वस्त्रों का प्रयोग पूर्णतया परिचित थे, यानी कपड़े का यूज होता था। पुरुष ज़्यादातर चादर की तरह कपड़े का प्रयोग करते थे। एक तरफ पुरुष चादर ओढ़ते थे या दिखलावे के लिए। संभवतः 2 प्रकार के वस्त्र होते थे। महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या होता था, अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वस्त्र जो कपड़े होते थे। भाषा और लिपि के तीसरा जो पार्ट है वो भाषा और लिपि को लेकर के है। हड़प्पा सभ्यता में भाषा और लिपि पर आधारित अभी तक किसी विद्वान ने उसको पढ़ा नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि वहाँ लिखी जाने वाली लिपि द्रविड़ भाषा की जननी रही होगी। कुछ विद्वान कहते हैं ये आर्यों की भाषा है, संस्कृत की जननी है। हड़प्पा सभ्यता के पूरे काल में इस लिपि में कोई परिवर्तन नहीं मिला। वहीं अन्य प्राचीन लिपियों में समय के साथ परिवर्तन दिखाई देता। युद्ध की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में युद्ध करने के काफ़ी प्रमाण मिलते हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रमाण आया है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के समय कई आरंभिक हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं, यानी ये युद्ध भी किया करते थे हड़प्पा के लोग। शिल्प यानी का व्यवसाय क्या था। प्राचीन हड़प्पावासी देखोगे तो संस्कृति में कला की प्रति दिखाई देती है। हड़प्पा के कई सारे लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगे थे, जैसे मालाएं बनाना, मनके बनाना पसंद करते थे। मोहनजोदड़ो और चुंदड़ू में लोथल में बस्तियां काफ़ी हमें मिली हैं जहां पर मालाएं बनाने का काम किया जाता था। सूर्यकांता, सुलमानी पत्थर या नीलम जैसे बहुमूल्य पत्थरों का यहाँ पर रत्नों का प्रयोग होता था। प्रत्येक रत्न में महिलाएं माला बनाने का काम करती थी। हड़प्पावासी बात करेंगे तो कुम्हार, कांसे, तांबे आदि का कार्य करते थे। पत्थर का काम करने के लिए, घर बनाने के लिए ईंटों का भी और मुहरों का प्रयोग किया जाता था। खास तौर से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन में 3-4 पॉइंट है। पहला भोजन है, दूसरा वस्त्र है, तीसरा इनकी भाषा और लिपि है, चौथा युद्ध है और पांचवा ये किस प्रकार से शिल्प और व्यापार करते थे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धर्म और या इनकी धर्म किस प्रकार से रीति रिवाज था। तो देखोगे इनके आराध्य देवता होते थे। अगर मैं इनके आराध्य देवता की बात करूं तो जैसे देवता में बकरी, हाथी, शेर, हिरण इनकी पूजा होती थी। शिव यानी भगवान शिव को इन्होंने अपना योगी की मुद्रा में मूर्ति मिली, नहीं भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है। ये पौधों की भी पूजा किया करते थे, ठीक है। उसी प्रकार से मातृदेवी की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी, मातृदेवी की पूजा होती थी।
उसी अगला देखोगे शिव की पूजा, मातृशक्ति के साथ साथ हड़प्पा के लोग भगवान शिव की पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। शिव यानी शिव को हिंदू धर्म के महायोगी, पशुपति या त्रिशूलधारी कहा गया है। एक विशेष मुद्रा में एक देवता का चित्र प्राप्त हुआ है जो शिव की कल्पना में बैठा है। लिंग योनि की पूजा भी होती थी। ध्यान से, मातृदेवी और शिव के अतिरिक्त यहाँ पर सिंधुवासी लिंग और योनि की भी पूजा के प्रतीक करते हैं। इसके द्वारा ईश्वर को सृजनात्मक शक्ति के रूप में बताया जाता था। वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते भाई मेरे? जो पेड़ होता था, पेड़ों की भी पूजा करते थे। पशु जो होते थे, जानवर होते थे, जानवरों की भी लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। ये अगला पॉइंट क्या होगा कि पुरातात्विक को हड़प्पा के लोगों में प्रचलित अंतिम संस्कार पद्धति के बारे में कई प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा में कई कब्रें मिली है जहां पर शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रख करके दफनाए गए। उन्होंने सीधा लिटाया जाता था, जैसे मान लो किसी को दफनाते तो सीधा लिटा देते थे। कब्र में बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन दिए, यानी अगर कोई मर जाता था ना तो जो चीज़ें खाता पीता था, जो उपयोग करता था, साथ में उसको भी दफना देते थे, उसकी वस्तुओं को भी। सौ यानी जहाँ पर 100 मिले, जो कब्रें मिली हैं वहाँ पर कह सकते गहने जैसे सीप की चूड़ियाँ, हार, कान की बालियाँ, इस प्रकार की चीज़ों को उनको दफनाया थे, क्योंकि उनको मानना था कि अगर इसका पुनर्जन्म होगा तो व्यक्ति उन्हीं चीज़ों को क्या करेगा? यूज करेगा। तो इनका धर्म और धार्मिक चीज़ें कैसी थी, इन चीज़ों के पॉइंट जो है इनको जरूर लिख करके आना है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ज़रूर बता दिया, ठीक है। हेलो, 7 है चैप्टर नंबर। अगर मैं 7 की बात करूं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो काले और लाल रंग के जो मृदभांड है इसको ज़रूर देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद जो है दूषित मृदभांड, दूषित यानी मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैंने आपको बोला। उसी प्रकार से अगर देखोगे तो यहाँ पर दक्षिण भारत में जो है कृषक बस्तियाँ जो हैं, ख़ास तौर से यहाँ पर जो दक्षिण भारत में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, दक्षिण भारत में लौह युग का वर्णन कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। लोहे का प्रयोग दक्षिण भारत में लगभग 1100 ईसा पूर्व में, कब हुआ भाई? दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग 1100 ईसा पूर्व में हुआ है। यह प्रायः रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर पुष्टि की गई है, ठीक है। मनकी है या लहूर है, ऐसी स्थितियाँ। दक्षिण भारत में लोहे युग का प्राचीनतम चरण कह सकते खुदाई और ब्रह्मगिरी के 100 दफनाने व गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। इन 100 में गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, काले और लाल रंग के मृदभांड और फीके भूरे रंग के लाल मृदभांड प्राप्त हुए। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से भी इस प्रकार की चीज़ें मिली हैं। इसके चरण में महापाषाण कालीन में संस्कृति का देखो, महापाषाण काल में कब्रों की खुदाई से लोहे के बारे में पता चला। ये कब्रों में पता चला भाई, लोहा पता चला। महापाषाण काल से तात्पर्य है जब मृतकों को आबादी के दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में इस प्रकार के दफनाने की प्रक्रिया लौह युग के शुरू, जैसे नागपुर है या नागार्जुन कोंडा है इत्यादि स्थलों पर कभी कभी मृतकों की हड्डियों के बड़े कलेशों को जमा किया है, ठीक है। जिसे महाकालीन बस्तियों में देखोगे उत्पत्ति 2री शताब्दी के अंत में इस संस्कृति का आरंभ हुआ। इस युग के लोग देखोगे तो एक ही संस्कृति के नहीं थे, कब्रों में कई संस्कृतियों का प्रभाव है। इस संस्कृति की शुरुआत हिंदू यूरोपियन बोलने वाले लोगों से। कई विद्वानों ने कहा कि महापाषाण स्थलों में आर्यों और द्रविड़ों के अवशेष माना गया। महाकालीन दफनाने के तरीके परंपराएं मिलती हैं, ठीक है। देखो, पूर्व की भांति लोहे के युग और भौतिक संस्कृति में लोहे और अन्य धातु की वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ विशेष किस्म के बर्तन भी मिले हैं। कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले और लाल मृदभांड मिले हैं। बर्तन विशिष्ट जैसे प्याले, गहरे प्याले या गोल आधार वाले कोने वाले आकार वाले मिले हैं, जिसके ऊपर दस्ता और कुंडी वाले ढक्कन मिले हैं। बर्तन रखने वाले गोलाकार स्टैंड और गोल आकार रखने वाले बर्तन के मटके भी मिले हैं। लोहे और अन्य वस्तुएं क्या मिली हैं? महापाषाण युग के सभी स्थलों से अगर देखोगे तो मध्य भारत और दक्षिण भारत देखोगे, नागपुर में जूना पानी से लेकर के दक्षिण तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे के वस्तुएं के रूप में मिली हैं। लोहे के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी लोहे की कुल्हाड़ी मिली है जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता लगा था। उभरे हुए चपटे किनारे में जैसे फावड़ा जो होता है जिससे खोदा जाता है, बेलचे, खुरचनी, हंसिया, थान, बरछे, छुरे या स्टैंड या लटकने वाले लैंप, कटोरे, तलवारें, ये सारा कह सकते लोहे के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
तीर के फल और बर्छे के फल में मात्र पात्र खोखले हैं, जिसके विशेष अवसरों पर जुड़ी कुल्हाड़ियाँ, लोहे के त्रिशूल भी प्राप्त हुए हैं। इन औजारों के अतिरिक्त विशेष प्रकार की भी वस्तुएं हमें मिली हैं, जैसे घोड़ों के सामान से लोहे वाला, जैसे घोड़ा था, घोड़े की जो नाल होती है ना, ये भी लोहे का ही मिला है। ठीक है, खास तौर से जो दक्षिण भारत में लोहा है, लोहे के साथ साथ अगर आप देखोगे ना तो इनकी संस्कृति क्या थी, कल्चर क्या था, इनका जीवन यापन क्या था, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है। खास तौर से जो चैप्टर नंबर आपका जो क्या है भाई, चैप्टर नंबर अगर जो 7 है, इसमें खास तौर से काले और लाल मृदभांड पढ़ लेना, दूषित मृदभांड जरूर पढ़ के चले जाना। और फिर आपको जो पढ़ना है वो हमें क्या करना है, जो मैंने आपको बताया दक्षिण भारत में जो लोहा है और दक्षिण भारत में किस प्रकार से सौदहान भी करते थे। और ये जो लोहा मिला है, जब कोई किसी की डेथ हो जाती थी, कोई मर जाता था, जब उसको दबाते थे ना, तो वहाँ से कई प्रकार से हमें लोहे के औजार मिले। और दक्षिण भारत में लोहे के कौन कौन से औजार मिले हैं देखना, फावड़ा है, खुरचनी है, कुदाल है, हंसिया है, बर्छे हैं, छेनी है, बर्तन के स्टैंड है, लैंप है, कटारे हैं, तलवार हैं, ये सारा क्या लोहे के ही औजार मिले। खास तौर से दक्षिण भारत से कुल्हाड़ी मिली, त्रिशूल मिला, सारा लोहे का ही चीज़ें मिली हैं। ठीक है, हेलो, देखिएगा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 8 क्या है, प्रारंभिक वैदिक समाज। तो प्रारंभिक वैदिक समाज में जो क्वेश्चन आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल। वैदिक समाज का मतलब कि जब वेदों की रचना की गई, जब अगर देखोगे, जब ऋग वैदिक की रचना, ऋग वेद जो है सबसे पहले आया, ऋग वेद जो है, ऋग वेद, ठीक है, ऋग वेद की रचना सबसे पहले की गई और इसीलिए इसको ऋग वैदिक काल बोला जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि ऋग वैदिक काल में समाज कैसे था, अर्थव्यवस्था कैसे थी, राजनीति कैसे था, धर्म कैसे था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऋग वैदिक काल में अर्थव्यवस्था और समाज कैसे था। तो ऋग वैदिक काल में अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, ठीक है, ऋग वैदिक काल में अगर आप अर्थव्यवस्था देखोगे तो अर्थव्यवस्था 2 चीज़ों पर डिपेंड करती थी। पहली अर्थव्यवस्था किस पर थी भैया, कृषि पर। यानी आर्य क्या करते थे, एक ग्रामीण इनकी गांव में रहते थे, यानी कृषि प्रधान करते थे। कृषि और पशुपालन लोगों की मुख्य आजीविका थी। गांव आर्थिक रूप से संगठित थे। गांव के चारों ओर कृषि योग्य भूमि थी, हरे भरे चारागाह होते थे। पूर्व ऋग्वैदिक काल और कृषि प्रारंभिक अवस्था में थे। कृषि में बैलों का बहुत प्रयोग होता था। मुख्य पैदावार देखोगे अनाज है, गेहूं है, जौ है, मसूर है, उड़द है, इनका प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में अगर देखोगे अर्थव्यवस्था का दूसरा आधार क्या है, पशुपालन। पशुपालन आर्यों का मुख्य पेशा था। लोग बड़ी मात्रा में गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते, गधे, पशुओं को पाला करते थे। ठीक है, उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में अगर देखोगे तीसरा जो आपका है, उद्योग धंधे भी थे। खेती और पशुपालन के अतिरिक्त यहाँ लोग उद्योग धंधे भी आजीविका थी। आर्य लोहे के प्रयोग से प्रवीण थे। लोहे के अतिरिक्त सोना, चांदी, तांबा, टिन आदि की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में अस्म धातु का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः कांसा ही होगी। दस्तकारी का भी काम करते थे। दस्तकारी में अगर देखोगे, जैसे यहाँ के लोग ऋग्वैदिक काल में देखोगे तो यहाँ पर समाज में बढ़ई, चमार, लुहार, बुनकर, कुम्हार, स्वर्णकार मिलते हैं, जो क्या करते थे, ये स्किल वर्कर थे। ठीक है, ये क्या दस्तकार थे। वाणिज्य व्यवसाय भी होता था। अगर हम वाणिज्य की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में व्यापार काफ़ी उन्नत हुआ करता था। पाणी नामक व्यापारी का उल्लेख मिलता है। वह नदियों तथा समुद्र मार्गों से नाव के जरिए क्या करता था, व्यापार किया करता। व्यापार सामान्यतः विनिमय के रूप में होता था। गाय विनिमय का मुख्य साधन मानी जाती है, यानी गाय जो होती थी विनिमय का मुख्य। अगर हम ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था तो मैंने बता दी, अब समाज की बताऊंगा। तो समाज जो था, समाज की सामाजिक व्यवस्था कैसे है, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक संगठन कबीले के रूप में रहते थे। गांव का जो मुखिया, परिवार का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था, गृहपति। जो घर का मालिक होता था, जिसके आज जैसे हम किसी का दादाजी होंगे, किसी का पिताजी हो, तो इसे गृहपति या कुलपति कहा जाता था, जिनका संपूर्ण परिवार रहता था। कबीले को जन कहा जाता। इस समय जो कबीले होते थे उनको क्या बोला जाता, जन बोला जाता था। जन के सारे सदस्य विष के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक विष का प्रधान होता था। प्रारंभ में कोई वर्ग भेद नहीं था। ऋग्वैदिक काल में पुरुष की कल्पना की गई, जिसे बाद में आगे चल करके देखो, ऋग्वैदिक काल में किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, वैदिक यज्ञों की जटिलता ने समाज को पुरोहित वर्गों को महत्व बढ़ाया। आगे चल करके वर्ग ब्राह्मणों को बना। यह हम किसकी बात कर रहे हैं, खास तौर से प्रारंभिक वैदिक काल बोलो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जैसे हम समाज की बात कर रहे हैं, परिवार इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में देखोगे
आर्यों के सामाजिक जीवन में परिवार महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। परिवार में पिता और पितामह की प्रधानता होती थी। गृहपति का पद वंशानुगत होता था। पिता की मृत्यु के बाद जो बड़ा लड़का होता था वही घर का उत्तराधिकारी बनेगा। जैसे हिंदू धर्म में विवाह पद्धति कैसी थी भैया, तो ऋग वैदिक काल में अगर देखोगे अध्ययन से पता चला कि विवाह संस्थाएं उस समय भली भांति थी। ऋग वैदिक काल में आर्य वैवाहिक बंधन में बंधकर गृहस्थ जीवन जीते थे। साधारणतः एक पत्नी ही रखी जाती थी। लड़के लड़की स्वेच्छा से विवाह कर दिया। देखो ऋग वैदिक काल में ना लड़का लड़की अपने मन से शादी कर सकते थे ऋग वैदिक काल में, लेकिन जब वैदिक काल आएगा उत्तर वैदिक काल में वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर जो माँ बाप सेट करेंगे वही होगा। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति क्या थी ऋग वैदिक काल में? आर्य समाज में पितृसत्तात्मक था, किंतु समाज में नारी का स्थान उच्च था। स्त्रियों को समाज में पूरी स्वतंत्रता थी। वह प्रत्येक कार्यों में पुरुषों का हाथ बटाती थी। स्त्रियां ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकती थी ऋग वैदिक काल में। पोशाक और आभूषण क्या होते थे ऋग वैदिक काल में? आर्यों का दैनिक जीवन परिष्कृत था। वेशभूषा पर उनका ध्यान था। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जैसे वस्त्र का अधिनिवास। अंदर में देखोगे तो ऊपरी वस्त्र 2 प्रकार के कपड़े। उनकी पोशाक विभिन्न रंगों की होती थी। अलग अलग रंगों के कपड़े पहने जाते थे। धनवानों के कपड़ों पर सोना जड़ा होता था। महोत्सव में जो स्त्रियां होती थी वो सजकर रहती थी। आभूषण के हार, कवच, कुंडल, इस प्रकार के जो कानों में बालियां। पुरुष भी आभूषण पहनते थे, यानी जो पुरुष होते थे ऋग वैदिक काल में भैया वो भी गहना पहनते थे। वो भी क्या पहनते थे? गहने पहनते थे पुरुष भी। खान पान देखोगे तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का खान पान सादा था। भोजन में घी, दूध, मांस, अनाज की प्रधानता थी। आर्य पूरी तरीके से मांसाहारी थे। सोमरस और सुरा आर्यों के मुख्य रूप से पेय थे। आमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है? आर्यों में आमोद प्रमोद पर ऋग्वेद ने प्रकाश डाला है। रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य, संगीत यहाँ पर होता था। अरे आमोद प्रमोद का मतलब होता है कि जहाँ पर लोग बैठे हैं, जहाँ पर आकर के डांस करती नहीं लड़कियाँ जो होती है उसको बोलते हैं। जैसे रावण के दरबार में जब महाभारत चलता है, रामायण आती है तो उसमें देखो ना रावण भी भाई नर्तकी जो डांस कर रही दरबार में उसका आनंद लिया, उसी को आमोद प्रमोद बोले। ऐसी इस प्रकार का समाज था। ठीक है, जैसे ऋग वैदिक काल में समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार से ऋग वैदिक काल में अगर देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी और सी हम बात करते हैं, खासतौर से ऋग वैदिक काल की ही बात करेंगे। ठीक है, धर्म कैसे था, तो धर्म को लेकर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो ऋग वैदिक काल में धर्म, तो ऋग वैदिक काल में अगर धर्म यानी यहाँ पर वायु देवता, जल देवता, ये सारे देवता यानी वायु को, जल को, बादल को, वर्षा को, आग को, इनको देवता माना गया था। इनकी पूजा की जाती थी। बहुत कम देवी देवताओं की आराधना होती थी। धर्म प्रारंभिक जीवनवाद था, पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाता था। ठीक है, शक्ति का देवता इंद्र थे। अगर देखोगे तो शत्रु नाश के लिए उनकी उपासना होती थी। वह बादलों के भी देवता इंद्र माने जाते थे। उस समय समय पर वर्षा के लिए प्रार्थना की जाती थी। उनको पराजित नहीं किया जाता था। बादल और वर्षा प्राकृतिक नियम पर थे। जैसे इंद्र को मान नहीं जाता भाई, पानी बरसता तो लोग बोलते हैं कि इंद्र पानी क्या है, वर्षा के देवता माने जाते थे। ठीक है, या जैसे कह रहे थे भाई पानी को लेकर के इंद्र की बात की गई है, वर्षा को लेकर के। इंद्र यानी अग्नि देवता का महत्व था। इंद्र के बाद उनका महत्व ज़्यादा था। उनको पृथ्वी और स्वर्ग अर्थात देवताओं और मनुष्य के बीच के मध्यस्थ माना जाता था। वह परिवार के चूल्हों का अधिकारी थे। उनकी उपस्थिति से ही विवाह संपन्न होते थे। आग गंदी एवं जीवाणु को नष्ट करने के लिए यानी आग को भी देवता माना गया था। जो आग क्या, तो भाई जो जीवाणु होते, जो कीटाणु होते, आग क्या करती, उनको खत्म कर देती। आग की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, वैदिक धर्म में बलि भी देती थी। देवताओं की उपासना करने, मनोरथ पूरा करने, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पशुओं और पुत्रों की भी बलि दी जाती थी। बलि के लिए जैसे बलि देवी अखोली युद्ध हथियार का होता था, बलि होती थी भाई। ठीक है, बलि पर आधारित धर्म पशुपालक चरवाहे लोगों का धर्म था। इस समाज में पशु की बलि सामान्य थी। ऐसा माना जाता कि पशु बलि बूढ़े जानवरों को नष्ट करने के लिए एक तरीका था। इनका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान था। यानी एक समाज यानी धर्म कैसे था, तो भाई जैसे जल देवता हैं, अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं, वृक्ष देवता है, इनको सब क्या माना जाता था, देवता माना जाता था। और इनकी भी क्या होती थी भाई मेरे, पूजा होती थी। तो ऋग वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, उसकी हमने बात की। समाज कैसे था, धर्म कैसे था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ऋग वैदिक काल की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे।
ठीक है। ऋग वैदिक काल में कह सकते हैं जब सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई थी उसको हम क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हल्का एक क्वेश्चन और होगा, जैसे आर्यों का आक्रमण, ये थोड़ा ये भाई कितना वास्तविक है कितना काल्पनिक है, इसको भी पढ़ करके आपको जरूर जाना है। खास तौर से ऋग वैदिक काल में अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति कैसी थी, तो राजनीति वाला देखोगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो घर का मुखिया होता था, पितृसत्तात्मक समाज था, ये राजनीति में लिख देना। धर्म तो मैंने बता दिया, समाज सोसाइटी कैसे थी, अर्थव्यवस्था मुख्यतः देखोगे कृषि पर, पशुपालन पर और व्यापार पर ही डिपेंड करती थी। ठीक है। समाज कैसे था, तो समाज में देखोगे महिलाओं को बराबरी का स्थान पाया जाता है, महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, महिलाएं भी पढ़ती लिखती थी। ये सारा ऋग वैदिक काल में अगर देखो तो महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल चलेगा तो यहाँ पर बड़े बड़े कर्मकांड होने लग जाएंगे, बड़े बड़े रीति रिवाज, ब्राह्मणों का वर्चस्व लगेगा और महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी, यानी धीरे धीरे समाज का जटिल समाज होने लगा। लेकिन अगर ऋग वैदिक काल में देखोगे तो यहाँ पर महिला पुरुष बराबर हैं, महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है। अभी मैं उत्तर वैदिक काल पढ़ूंगा तो देखोगे तो यहाँ पर पूरा समाज यानी महिलाओं के एंगल से पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी। यहाँ पर बड़े बड़े पूजा पाठ, कर्मकांड, ब्राह्मणों का पूरा वर्चस्व हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में ऐसा पाखंड कुछ नहीं था, समाज बिल्कुल सही था। देखो भाई, किसी धर्म की भी, जैसे मान लीजिए अगर मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म की जो स्टार्टिंग है, अगर मैं कहूँ कि वो ऋग वैदिक काल से शुरू होता है, कोई भी धर्म जो शुरू होता है ना, शुरू में उसमें किसी प्रकार का न तो आडंबर होता है ना तो उसमें पाखंड होता है। लेकिन धर्म जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसमें पाखंड और आडंबर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे ब्राह्मणों का वर्चस्व बनेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि महिलाओं पर प्रतिबंध लगेगा, राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करवाएंगे, बड़े बड़े हवन करवाएंगे या ब्राह्मणों को भूमि दान करने लगे। इसी यानी समाज जो होगा, समाज में जटिलता आएगी। अब यहाँ पर धीरे धीरे वर्ण आधारित समाज आएगा। जैसे समाज जो है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनमें समाज धीरे धीरे वर्ण आधारित व्यवस्था है। ये समाज अब धीरे धीरे जटिल होता चला जाएगा। ऋग वैदिक काल में ऐसी कोई जटिलता नहीं पाई जाती, लेकिन उत्तर वैदिक काल का जो समाज है पूरा बदल जाएगा, स्त्रियों की स्थिति बदल जाएगी, समाज पूरा बिल्कुल सिनारियो ही चेंज हो जाएगा। अभी हम जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे प्रारंभिक वैदिक काल, जिसको हम ऋग वैदिक काल बोलते हैं, यहाँ तो बिल्कुल सही जैसे मैंने बताया। अभी अगला चैप्टर देखोगे, वहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 क्या है, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। वही उत्तर वैदिक काल की हम बात करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में की हम बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में अगर आप लोग देखोगे तो समाज बिल्कुल बदल जाएगा भाई। जैसे मैंने आपको शुरू में बात किया कि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में अगर देखोगे तो पहले राजनीति की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली राज्यों की स्थापना होगी, शक्तिशाली बड़े बड़े राजा महाराजा आ जाएंगे, शक्तिशाली लोग आने लग जाएंगे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर बात करेंगे हम, सबसे पहले राजनीति की बात करेंगे। ठीक है। राजनीति और समाज की, थोड़ा सा राजनीति, यानी क्या होगा कि यहाँ पर शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हो जाएगी। ठीक है। या राज्यों की राजा का जो अधिकार होगा बहुत बढ़ जाएगा। राजा एक प्रकार से क्या, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। राजा या मुखिया अब केवल पशुओं की लूट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वह उस क्षेत्र का रक्षक बन गया। अब वह क्षत्रिय कहलाने लगे। अब बलि अथवा भूमि कर की अपेक्षा नियमित कर होगा, नजराना देने की प्रथा का जन्म होगा। इस युग में कह सकते हैं कि परीक्षित, अजमेर जैसे राजाओं का वर्णन है। राजा को अब वीर विजयी राजा, सार्वभौमिक विराट राजा, इसकी उपाधि मिलती है। धीरे धीरे राजवंश वंशानुगत होता चला जाएगा। राजा अपने राज्य में किसी को दंड दे सकता है, किसी को भी मृत्यु दंड दे सकता था। राजा की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। राजा यहाँ पर राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ और हवन करवाने लग जाते हैं। राजकर्मी यानी राजा के जो प्रशासन होता बढ़ेगा, यानी मंत्री संतरी जो होंगे उनकी संख्या बढ़ जाती है। सभा और समिति का धीरे धीरे गठन होगा। शासन कई प्रकार के प्रतिबंध लेगा, यानी अब जो राजा होगा वो क्या कर की भी वसूली करने लग जाता है। ठीक है। युद्ध में और पुरोहितों का पूरा वर्चस्व बनेगा। देखो, धन की संपत्ति का बंटवारा मुख्यतः शासक और पुरोहित दो वर्गों में रहा। राजा शक्ति क्षेत्रीय अधिकार में थी। इसकी प्रमुख वजह थी कि क्षत्रिय के बढ़ते महत्व ने ब्राह्मणों को बढ़ावा दिया, क्योंकि वह अनुष्ठान द्वारा ही राजा को वैधता प्रदान करते थे। यानी समाज में देखोगे ना तो जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, इनका वर्चस्व धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राजा पूरी तरीके से पावरफुल होते चले जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में जो शासक है उस पर सारे प्रकार के अधिकार, उसको सैनिक अधिकार है, उसको कह सकते हैं राजनीतिक अधिकार है, उसको न्यायिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, सभी प्रकार के अधिकार राजा में चले जाएंगे। और राजा को मान्यता कौन देता है?
ब्राह्मण दे रहा, पुरोहित दे रहा, तो पुरोहित भी क्या करवाएंगे, बड़े बड़े यज्ञ करवाएंगे, बड़े बड़े हवन करवाएंगे। जैसे हमने बात किया ना, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, भगवान राम ने जो यज्ञ करवाया, जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है किसके कहने पर हो रहा है भाई, ब्राह्मणों के कहने पर किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर देखोगे तो बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े हवन करवाने लग जाएंगे। यानी पूरी तरीके से राजा की जो शक्ति है, राजा की जो पावर है बढ़ती चली जाती है। समाज की मैं थोड़ी बात कर रहा हूं, समाज पूरी तरीके से जटिल होता चला जाएगा। समाज में अगर देखोगे तो हमें क्या दिखाई देगा, समाज में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से समाज बढ़ जाएगा। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होंगे ये किसी प्रकार से उत्पादन काम को नहीं करेंगे, बल्कि जो वैश्य होंगे व्यापार करेंगे और शूद्र लोगों की सेवा करेंगे। और महिलाओं की स्थिति यहीं से दिन प्रतिदिन बदतर से बदतर होती चली जाएगी। महिलाओं को पूजा में भी बैठने नहीं दिया जाएगा, महिलाओं के पढ़ाई के लिखाई के अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे। ये सारा कहाँ होगा, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, और राजनीति मैंने बताया। अर्थव्यवस्था देखोगे तो अर्थव्यवस्था देखोगे यहाँ पर पशुपालन में कमी आएगी, लेकिन यहाँ पर अनुष्ठान बहुत बढ़ जाएंगे, पूजा पाठ खूब बढ़ जाएगा। ठीक है, या भूमि का महत्व बढ़ेगा, भूमि का जो महत्व है उस पर बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहा आ गया था, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाएगा। धर्म की बात करें तो धर्म पूरी तरह के उत्तर वैदिक काल में अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म में पुरोहितवाद आ जाएगा, पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ जाएगा, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े हवन होने लग जाएंगे। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए हवन होगा, राजा युद्ध जीतने के लिए हवन होगा, राजा को जैसे कोई राजा का राज्याभिषेक होना उसके लिए राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े हवन होने लग जाएंगे, पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ेगा। उत्तर वैदिक काल में कई सारे देवता आ जाएंगे, कई प्रकार की परंपराएं ब्राह्मणों के जरिए जारी की जाएंगी। समाज में छुआछूत, समाज में कह सकते हो जटिल, धीरे धीरे जो समाज होगा जटिल होता चला जाएगा। अरे भाई, जब तुमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना दिया, इसका मतलब समाज में भेदभाव बढ़ना ही है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं किसी प्रकार का ना तो ये काम करेंगे, ना तो ये रोटी रोजगार में, यानी ये लोग कृषि नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, बल्कि जो क्षत्रिय होगा ये राजा बनेगा, सेना में रहेगा, ब्राह्मण होगा उनके घरों पर। यानी ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है धीरे धीरे, ब्राह्मणों को भूमि दान मिलता चला जाएगा, ब्राह्मणों की शक्ति में इजाफा हो जाएगा। क्षत्रिय एक प्रकार से राजा बन करके सारी शक्तियां उनके कंट्रोल में आ जाएंगी। महिलाओं को पूजा पाठ में बैठने, हमने ऋग वैदिक काल की बात की, ऋग वैदिक काल में तो महिलाएं पढ़ रही हैं, महिलाएं पूजा पाठ में भी बैठ रही हैं, महिला पुरुष मिलकर के काम करें, लेकिन यहाँ पर पूरा सिनारियो ही बदल दिया इन्होंने। ठीक है, लोक परंपराओं में बहुत ज़्यादा परंपराएं, रीति रिवाज बहुत ज़्यादा है, कर्मकांड बढ़ जाएगा, कर्मकांडी समाज हो जाएगा। ठीक है, ये सारा उत्तर वैदिक काल में होगा। पुरोहितवाद आना, ब्राह्मणों का वर्चस्व आ जाना, बड़े बड़े पूजा पाठ होने लग जाएंगे। ठीक है, लोहा जब आएगा तो लोहे का आने से क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बढ़ जाएगा, पशुपालन धीरे धीरे कम हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन धीरे धीरे घटता है, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ता है, राजा का महत्व बढ़ेगा, धर्म में कई प्रकार के परिवर्तन, महिलाओं की स्थिति में बदलाव हो जाएगा, महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे डाउन गिरती चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में पूरी तरीके से जो सिनारियो है, जो पूरा वैदिक काल है बदल जाता है। ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में बड़े परिवर्तन आते हैं। ठीक है, हेलो, चैप्टर नंबर 10 का है जनपद और महाजनपद। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करेंगे 6ठी शताब्दी में, ध्यान सुनिएगा, 6ठी शताब्दी में क्या होता है, लोहे का आविष्कार होता है। ठीक है, और लोहे का आविष्कार होने से क्या हुआ कि जो हल होता था, ठीक है, उसमें जो फाल लगता था, ठीक है, लोहे के आविष्कार होने से जो फाल लगता था लोहे के लगने लग गया। इससे 6ठी शताब्दी में क्या हो गया भाई मेरे, लोहे का उपयोग होने से क्या कि फाल लगने लगा और कृषि उत्पादन खूब बढ़ा, और इतनी ज़्यादा कृषि उत्पादन बढ़ा कि लोग खेती ज़्यादा करने लगे। और जब खेती ज़्यादा करने लग गए तो लोग जो गांव बस्ती और कबीलों में रहते थे, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, जनपद और महाजनपद काल का उदय होगा। अब यहाँ पर हम 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे। ठीक है, खास तौर से जो 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी में देखोगे तो खास तौर से देखोगे महाजनपद और महाजनपद काल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जितने महाजनपद हैं, खास तौर से जितने महाजनपद हैं बात करेंगे, 16 महाजनपद है, थोड़े इंपॉर्टेंट है। और महाजनपदों की समाज कैसा है, देखो महाजनपद जो है यहाँ का जो समाज है, जैसे समाज कैसा, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस प्रकार से समाज। स्त्रियों की दशा यहाँ पर भी वैसे डामाडोल ही बनी है, समाज वैसे रहेगा, बहुत बदलेगा नहीं। ठीक है, अर्थव्यवस्था में देखो तो अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यानी 2 टाइप की अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन 16 महाजनपद जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, खास तौर से 100 खोलना 10.11। ठीक है,
यहाँ पर देखिएगा यही रहा 16 महाजनपद। अगर आप 16 महाजनपद देखें तो 16 महाजनपद जो खास तौर से जो गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है, गंगा या यमुना यानी यहाँ से जो गंगा नदी चलती है और यहाँ जो पूरी जाती है, यानी हिमालय से गंगोत्री से लेकर के जो बंगाल की खाड़ी तक जाती है, ज़्यादातर जो 16 महाजनपद है इन्हीं पर बसे हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर 1-2 हैं और 1-2 यहाँ पर हैं। 16 महाजनपद हैं। गंगा और यमुना का जो पूरा क्षेत्र है इसी पर 16 महाजनपद का होता है। और 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, जैसे क्या है, पहला काशी है, दूसरा कौशल है, कौशल जहाँ राम के राजा हैं, मैं वैसे बता दूँ। अंग है, अंग को आप सबने महाभारत में कर्ण जो है अंग का ही राजा है, शासक बनता है। मगध है, मगध के बारे में सुना ही है। वज्जी है, मल्ल है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पंचाल है, मच्छ है, सूरसेन है, ठीक, अवंती है, गांधार है, कंबोज है। इससे क्या है, 16 महाजनपद हैं। इस 16 महाजनपद को एक अन्य बौद्ध स्रोत महावस्तु में 16 महाजनपद की ऐसी सूची मिली है, लेकिन इसमें कंधार और कंबोज जो उत्तर पूर्व में स्थित हैं का नाम नहीं है। इसके स्थान पर पंजाब में सीबी और मध्य भारत के नाम जोड़े गए हैं। तो ये 16 महाजनपद आते हैं और 16 महाजनपद क्या आते हैं, गंगा यमुना का जो मैदान है वहाँ पर के, ये इसीलिए बोला। जैसे काशी को लेकर के जैसे 16 महाजनपद में काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद प्रतीत होता है, जो आज के वाराणसी जिले में स्थित है। काशी जहाँ से प्रधानमंत्री इलेक्शन क्या करें, यहाँ पर क्या है, अगर कौशल है अगला जनपद में, पहला क्या है, काशी है। और काशी कहाँ पर है, खास तौर से काशी में एक रखना कि प्रेजेंट टाइम में अभी वाराणसी जिले में स्थित है, यूपी में है और गोमती और गंगा के संगम पर है। और ये क्या है, मुख्य शहर बताया जाता है काशी महाजनपद। दूसरा है कौशल। कौशल वही कौशल है जहाँ के राजा राम हैं। ये कह सकते हैं कि ये अयोध्या जो है उसी के आसपास का इलाका है कौशल जो है। ठीक है, गोमती नदी से घिरा है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे वैसे ही अयोध्या बसा हुआ है, उसी इलाकों को कौशल बोला जा रहा है। ठीक है, कौशल। ठीक है, अगला जो महाजनपद है वो अंग है। अंग का ही तो राजा कर्ण था, इसीलिए अंगराज कर्ण उसको बोला जाता था। वही भाई, ये बिहार के भोपाल और मुंगेर जिले में है। संभवतः इसका विस्तार उत्तरी कोसी नदी पर हुआ था, जो पूर्णिया जिले के भाग में माना। अरे अंग को ही मगध बाद में अपने में मिला लेगा तब शक्तिशाली बनेगा। ठीक है, अगला मगध है। मगध दक्षिणी बिहार में पटना और गया के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। इसका उत्तरी तथा पश्चिमी क्रमशः सोन और गंगा नदी के किनारे है। ये छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ था। ठीक है, चंपा नदी यहाँ पर बहती थी। ठीक है, मगध के बाद मगध के बारे में तो वज्जी है। वज्जी देखो बिहार के वैशाली जिले में है। ठीक है, यहाँ पर पशुपालक समुदाय ज़्यादा रहता था। महाजनपद में यह नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ वज्जी जो 16 महाजनपद में है। अगला है मल्ल है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मल्ल और एक अन्य क्षत्रिय वंश के रूप में, यह एक गणसंघ था। इस वंश की में विभिन्न प्रकार की शाखाएं थी, एक गणसंघ था। अगला है चेदी। चेदी जो बुंदेलखंड का इलाका है, जो मालवा क्षेत्र में कहीं मध्य प्रदेश और यूपी में जो लगता है मालवा का इलाका है। ठीक है, उस क्षेत्र में। अगला है वत्स है। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली केंद्र हुआ करता था वत्स। अगला है कुरु। ऐसा माना जाता है कुरु जिसका राजा युधिष्ठिर परिवार से संबंध रखता था, जो दिल्ली मेरठ के आसपास स्थित है। अर्थशास्त्र में इसका ग्रंथों में उल्लेख है, राजा की पदवी धारण करने कुरु जो है। ठीक है, युधिष्ठिर से रिलेटेड है। ठीक है भाई, पांडव और कौरवों के बीच में यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर के गथा। अगला पंचाल। पंचाल महाजनपद के रोहिलखंड और मध्य के दोआब पे स्थित है, जो बरेली, पीलीभीत, बंदेयू, बुंदेलखंड अलीगढ़ में स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में पांचाल के दो हैं, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। भागीरथी किनारे इसको जो पृथक करती पांचाल है। ठीक है, अगला देखोगे जो मत्स्य है। मत्स्य राजस्थान के जयपुर भरतपुर जिले अलवर में स्थित है। अगला जो है 16 महाजनपद में 12वां क्या है, सूरसेन है। सूरसेन की राजधानी यमुना तट पर मथुरा थी। महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश में यदु कहा जाता था। यादव वंश के कई छोटे थे, यानी ये सूरसेन जो कहाँ पर स्थित है, जो महाजनपद है, ये अगर देखोगे तो मथुरा में स्थित है। अक्स है। अक्स महाराष्ट्र के आधुनिक गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। अवंती 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में एक से रहा है। इस राज्य में मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में नर्मदा। उसके बाद अगला जो 15वां है कांधार भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में काबुल और रावलपिंडी, ये पाकिस्तान में अब चला गया। संभवतः यहाँ
कश्मीर का कुछ भाग रहा। यद्यपि वैदिक युग में यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था, किंतु ब्राह्मणीय और बौद्ध परंपरा के उत्तरकालीन चरणों में इसका महत्व में कमी आई थी। जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, कांधार की राजधानी तक्षशिला वो इलाका है। कंबोज है, कंबोज गांधार के निकट संभवतः आज के पुंछ क्षेत्र में स्थित है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण ग्रंथों में इसका उल्लेख हमें मिलता है। कृषि, चरवाह, व्यापारी, योद्धा यहाँ के संगठन हुआ करते थे। तो 16 महाजनपद में खास तौर से अगर आप देखोगे तो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। 16 के 16 का तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें 16 में से किसी एक को पर्टिकुलर को भी पूछा जा सकता है, जैसे 10 मार्क्स में या 10 नंबर में ये जरूर आ सकते हैं। ठीक है, या अगला जैसे क्वेश्चन है 16 महाजनपद जो इनकी समाज कैसा है या समाज कैसे था, या समाज के बाद यहाँ पर देखोगे समाज में एक प्रकार से जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, यानी समाज जो है जातियों यानी वर्ण आधारित समाज हमें यहाँ पर 16 महाजनपद में दिखाई देता है। समाज है पूरी तरीके से। अगर अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, व्यापार है, यानी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि और व्यापार किया जाता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को लेकर के मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। समाज तो मैंने बता दिया, वैश्य और सारी चीज़ें होती थी। अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था तो देखो यहाँ पर दान दक्षिणा भी खूब सारी होती थी, लेकिन अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। अर्थव्यवस्था में देखोगे खाद्य उत्पादन होता था, खाद्य उत्पादन से अर्थव्यवस्था के विकास के कारण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यानी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था कैसे गांव की अर्थव्यवस्था है। दूसरा जो अर्थव्यवस्था अगर हम देखेंगे शहरी अर्थव्यवस्था, शहरों में जैसे कारीगरी का काम, धातु का काम, लिखा पढ़ी का सामाजिक वर्ग शहर में रहता था, मुद्रा प्रचलन इस प्रकार से निर्भर किया करती थी। शहरी अर्थव्यवस्था, शहरी व्यवसाय भी होता था, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, पकी हुई मिट्टी के पशु, इस प्रकार की ईंटें सम्मिलित थी। धातु कला, पत्थर तराशने की कला, कांच निर्माण, हड्डियों और हाथी दांत की कला भी होती है। शहरों में इस प्रकार से ये कह सकते हैं शिल्प का भी काम होता था। व्यापार और व्यापारिक मार्ग थे, यानी यहाँ पर व्यापार भी काफ़ी फला फूला। अगर देखोगे 16 महाजनपद में व्यापार की जैसे रेशम का व्यापार, मलमल का व्यापार, हथियार, सुगंधित द्रव्य, हाथी दांत की वस्तुएं और जेवरात इत्यादि का कह सकते हैं यहाँ पर व्यापार भी होता था। 16 महाजनपद में व्यापार सभी का मिलाकर के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यापार हो गया। तो खास तौर से इसमें व्यापार क्या होता था और इनका समाज क्या है, यही ज़्यादा पूछा जाता। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 10 चैप्टर जो आपके थे ये तो मैंने आपको बता दिया, 10 के 10 चैप्टर थे ये तो मैंने। अब जो अगला हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 से जो है जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों के जो विचार हैं, या चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी 7 जो चैप्टर बचे हुए हैं, ये चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पढ़ा दूंगा और इसका सेकंड वीडियो भी ज़रूर आएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें दूसरी जो रहेंगी जो बचा हुआ है वो सिलेबस भी कवर करवा दूंगा। ठीक है।